तो बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, शुरू के 3 चैप्टर जो हैं वो उस एरिया के लिए जो मैंने आपको कहा था, एथिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी तो आप उन 3 चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करते रहोगे, और जब इंशाल्लाह जो है वो पढ़ाई मुकम्मल हो रही होगी तो उस दौरान में हमारे ये 3 चैप्टर भी किसी मकाम पर पढ़ लिए जाएंगे। उसके अंदर याद करने की चीजें हैं। तो इनिशियल स्टेज पे हमें जो है वो बेसिकली जो न्यूमेरिकल काम है या इसको कहने के हिसाब किताब का जो काम है वो चैप्टर 4 से शुरू हो रहा है। तो हमारी पढ़ाई भी चैप्टर 4 से शुरू होती है। चैप्टर 4 से पढ़ाई करते हुए हमने थ्योरी के एरिया साथ साथ कवर करती जानी है। फिर इसके बाद जब जो है वो प्रैक्टिकल एरिया खत्म हो जाएगा तो इसके बाद थ्योरी के एरिया एक जो है वो तेजी से जो है वो पढ़ लिए जाए, तो उससे जो है वो आसानी से जो है वो चीज समझ में आ जाती है। तो हम कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 13 तक जो है ये सारा का सारा न्यूमेरिकल या हिसाब किताब वाला सवाल किताब है। अच्छा, आइए पेज नंबर 40 है। चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। मिला? ये किताब आप ले लीजिए क्योंकि आपको इसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा। आईसेट की जो है वो कहना ये है कि जो किताब में है बस वही आपका सिलेबस है। ठीक है ना? ये जो सिलेबस की जो है वो डिस्प्यूट होती है कि ये सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, ये उन लोगों के पास होता है जो कि किताब से नहीं पढ़ते। इधर उधर से आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट से पढ़ा तो हमेशा आप ये कशो फंड में या सस्पेंस में ही रहोगे कि भाई ये सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है। तो व्हाट इज द सिलेबस? बेसिकली दिस बुक इज योर सिलेबस। स्कोप ऑफ टैक्सेशन। इनकम टैक्स लॉ डील्स विद द लेवी ऑफ टैक्स। लेवी का क्या मतलब होता है? लेवी का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्शन। इनकम टैक्स लॉ डील्स विद द लेवी ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। सबसे पहली बात ये कि भाई बंदे की इनकम होगी तो पहले इनकम टैक्स लगेगा। जाहिर बात है ना, आपको तो यही समझ आ गई कि पिछली क्लास में भी जब तक इनकम ना हो तो फिर टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट किया। तो ये एक ऐसा जो है वो टैक्स है जो कि इनकम निकालने के बाद निकलता है। और स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इन द फॉलोइंग मैनर। ये कहलाता है कि भाई जो है वो इनकम टैक्स लॉ का सेंट्रल सेक्शन। इनकम टैक्स लॉ हम कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो उसका जो सेंट्रल सेक्शन है जो ये बताता है कि भाई जो है वो इनकम टैक्स कैसे इकट्ठा होना चाहिए, वो ये बात है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। 4 चीजें इसमें निकली हुई है। इनकम टैक्स जो है वो कैसे निकलता है? हर साल के लिए निकलता है। जिस साल के लिए निकलता है उसको क्या कहते हैं? टैक्स ईयर। नंबर 2, ये किसके लिए निकलता है? ये पर्सन वाइज निकलता है। किसके वाइज निकलता है? पर्सन वाइज। दूसरी चीज हो गई। और उस पर्सन की क्या होती है? टैक्सेबल इनकम होती है। तो उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर कौन से जो है वो रेट लगाता है? इसमें लिखा हुआ है अप्लीकेबल टैक्स रेट लगाता है। क्या लगाता है? अप्लीकेबल टैक्स रेट लगाता है। इनकम टैक्स जो है वो हर साल इम्पोज होता है, हर पर्सन के ऊपर इम्पोज होता है, मगर ये पर्सन वो होता है जिसके पास क्या हो? टैक्सेबल इनकम हो। और ये जो है वो कौन से रेट पे जो है वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स देता है? जो अप्लीकेबल टैक्स रेट है। अच्छा, अगर हम मार्कर आ जाए तो फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ छोटा सा मैप भी बना देता हूँ, मगर एक अगली बात। परम्यूशन ऑफ द अपोर्टेड प्रोविजन ऑफ लॉ अराइजेस फॉलोइंग क्वेश्चन इन आवर माइंड। ये आ गया। INCOM इनकम टैक्स। WRT का मतलब क्या होता है? विद रेफरेंस टू ना टैक्स ईयर। किसके लिए लगता है ये? फॉर एवरी पर्सन जो कौन क्या रखता होगा? हैविंग टैक्सेबल इनकम। आप भी पर्सन है मगर आपके ऊपर तो नहीं लगता, क्यों? आपके पास क्या नहीं है? टैक्सेबल इनकम है। सही है ना? किसके ऊपर लगता है? कौन टैक्सेबल इनकम लगता है ना? और कौन से रेट से लगता है? ये जो निशान होता है इसको क्या बोलते हैं? एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स रेट्स।
ये कहलाता है इनकम टैक्स लॉ का चार्जिंग फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? चार्जिंग फ्रैक्शन। और इसका नंबर है सेक्शन नंबर 4। जी पर आइए। इनकम टैक्स लॉ एक ऐसा टैक्स है जो कि सालाना बेसिस पे लगता है। आप इंशाल्लाह आपके सिलेबस के अंदर ही सेल टैक्स पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा कि सेल टैक्स मंथली लगता है, मगर इनकम टैक्स कौन से बेसिस पे लगता है? सालाना बेसिस पे लगता है। आप लोग इंशाल्लाह जब सेल टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है कि कहा जाएगा कि आपकी जो वो सेल्स होगी तो सेल टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? टैक्सेबल इनकम होगी तो देना पड़ेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि किसके ऊपर देना पड़ता है? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। और ये निकलता कैसे है? एप्लीकेबल टैक्स रेट से एक रेट निकाल के इसके ऊपर लगाते हैं। अच्छा, अब आप अपनी किताब के पेज नंबर 41 पे देखिएगा। तो पेज नंबर 41 पे देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि टैक्स ईयर कैसे निकालते हैं। पेज 41 पे, और इसको कहते हैं सेक्शन नंबर 74। अच्छा, पर्सन जो है वो देखिए आपकी किताब में जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 47 पे। पेज 47 पे पर्सन मिलेगा। पेज 47 पे पर्सन मिल रहा है, और ये जो है वो सेक्शन नंबर 80 है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम आप देखिएगा तो आपको पेज नंबर 43 पे मिलेगा। पेज नंबर 43 पे, और ये इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 9, 10 और 11। अच्छा, अप्लीकेबल टैक्स रेट जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 54 और 55 के ऊपर, और इसको कहा जाता है डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट स्केल। तो ये जो चैप्टर 4 है ये बेसिकली इस लाइन के गिर्द घूम रहा है। इसमें होता क्या है? इसमें 4 चीजें निकालनी होती हैं। पर्सनल को निकालना है, टैक्स को निकालना है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है, और रेट निकालना है। और फिर इन सबको बराबर कर देंगे तो क्या निकल आएगा? टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। और क्या? बंदे का साल निकाला, बंदे को आइडेंटिफाई किया, बंदे का साल निकाला, साल निकालने के बाद उसकी इनकम निकाली, उसके ऊपर रेट लगा दिया, तो क्या निकल आएगा? टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। तो ये सारे कामों के लिए कौन सा चैप्टर जो है वो मुफीद है इन सारी चीजों को जानने के लिए? चैप्टर नंबर 4, इसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। ये सेक्शन बताता है कि भाई इनकम टैक्स लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। समझ गए? हैं? हाँ, इसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन है। आप जब भी कोई पाकिस्तान का कोई कानून पढ़ोगे, मैं यहाँ तक कह दूं पूरी दुनिया का कोई कानून जिसमें गवर्नमेंट के महसूलात की बातचीत हो, यानी गवर्नमेंट कुछ आपसे रेवेन्यू इकट्ठा कर रही हो, तो लाजमी तौर पे उसमें एक चार्जिंग सेक्शन होगा जो कि ये बता रहा होगा कि भाई जो है वो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। और फिर किताब के अंदर या लॉ के अंदर आपके अगले जो बातें लिखी हुई होंगी इस चीजों को ही खोल खोल के वो बयान कर रहा है। आइए, बाकी मैं ऐसा करता हूँ 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि तो लोग देर से आने का आती है। क्या आप लोग लिख ले तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आधी क्लास तो बाद में आएगी।
ये वापस पेज नंबर 40 के ऊपर फिर से वहीं से पढ़ते हैं, फिर इसको लिंक कर लेते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ डील्स विद लेवी ऑफ टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स कानून है जिसमें गवर्नमेंट के लिए महसूल यानी कि टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं, और जो भी कभी किसी कानून के तहत टैक्सेस को इकट्ठा करना मशहूर मकसूद हो, उस लॉ के अंदर हमेशा एक चार्जिंग सेक्शन होता है, और ये चार्जिंग सेक्शन सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उससे आपको पता चलता है कि मेरी मूवमेंट लॉ के ऊपर क्या होगी। जब तक आप वो चार्जिंग सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, आपको अपनी डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 4 इनकम टैक्स लॉ का वो आपको चार्जिंग सेक्शन के अंदर ये बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए कि इनकम टैक्स जो है वो सालाना टैक्स है ये मानना चाहिए, और सालाना टैक्स के ऊपर जो है वो आपको बंदे को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बंदे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टैक्स ईयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन पेजेस पे जाके देखेंगे अभी इंशाल्लाह। और फिर जो है वो बंदे को टैक्स ईयर को खाली आइडेंटिफाई नहीं करना, आप लोगों का भी मैं टैक्स ईयर निकाल सकता हूँ, और आप लोगों की भी मैं आइडेंटिटी यानी पर्सनैलिटी निकाल सकता हूँ, मगर आपके ऊपर तो टैक्स नहीं लगाऊंगा। क्यों? आपके पास टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो तीसरी शर्त जो है वो टैक्स लगाने के लिए वो क्या है, टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। और चौथी शर्त ये कि जो टैक्सेबल इनकम हो उसके ऊपर आपको ये मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या होते हैं। एप्लीकेबल टैक्स रेट जो होते हैं वही टैक्सेबल इनकम के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, तो फिर उसकी बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, और यहाँ से जो गवर्नमेंट का टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये निकालना चाहिए, बुक से ही पढ़ रहा हूँ कि टैक्स ईयर आपका क्या है। इसके लिए हम कौन से पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 41 पे, और इसको आप लोग क्या बोलोगे, सेक्शन 74। अब थोड़ा थोड़ा सेक्शन नंबर को भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं जहाँ पे सेक्शन नंबर याद रखने की एग्जाम के लिए जरूरत नहीं होगी, तो वहां पे शायद आपको एम्फेसिस भी नहीं करूंगा, मगर जहाँ पे कर रहा हूँ तो आप भी कोशिश कीजिएगा, तो नंबर याद रखिएगा। उससे आपकी सब्जेक्ट के ऊपर दिलचस्पी भी कायम होगी, और इंशाल्लाह आपको काम एग्जाम में भी मदद मिलेगी। तो सेक्शन 74 है जहां से आप टैक्स ईयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आइडेंटिफाई करेंगे, पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। पर्सनैलिटी के लिए पेज नंबर 47 पे जाएंगे, और 47 के ऊपर जो है वो आपको मिलेगा कि भाई जो है वो पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद जो है वो आपको निकालनी है इसकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमें पेज नंबर 43 पे मिलेगी। फिर इसके बाद जो है वो पेज नंबर 54 और 55 में जाके हम रेट जो है वो निकाल लेंगे, सही है। अच्छा, अब आपके पास किताब तो नहीं है, मगर जो भी शॉप में आप देख रहे हो, जरा पेज नंबर 54 और 55 पे पहुंचिएगा, वहां से एक चीज आपको दिखानी मौजूद है। पहुंच गए? अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट कैसे निकल रहा है, यानी कि एक जो है वो टेबल है पेज नंबर 54 पे, एक टेबल है पेज नंबर 55 पे, नजर आ रहा है। तो दोनों में क्या फर्क है, आप देख के मुझे बता सकते हैं। दो टेबल क्यों है, एक टेबल क्यों नहीं है? बिल्कुल सही भाई, दो टेबल इसलिए है कि एक सैलरीड के लिए है और एक अदर देन सैलरीड के लिए है। अब सैलरीड कौन होता है? नहीं नहीं, टैक्स की जबान में किसके ऊपर सैलरीड का रेट लगाना चाहिए, इन्होंने कहा भाई वो सैलरीड बंदा होगा। सैलरीड जो है वो एम्प्लॉय तो होता है, मगर लोग के अंदर एक मयार मुकर्रर है कि हर एम्प्लॉय को कमा सैलरीड कहने नहीं चला जाना। टैक्स का रेट लगाने के हवाले से सैलरीड पर्सन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको किताब में मिल सकती है। नहीं, जरा किताब में देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि भाई जो मुलाजिम होता है वही हमेशा सैलरीड इंडिविजुअल नहीं होता है। टैक्स पर्पस के लिए सैलरीड इंडिविजुअल वो होता है जिसकी टैक्सेबल इनकम के अंदर सैलरी का शुमार 75% नहीं, 75% से साइन। एक मतलब एग्जाम में आ गया था 75%, बिल्कुल एग्जैक्टली 75%। तो उसके ऊपर बच्चों ने लिख दिया था, एग्जामिनर कमेंट में लिखा हुआ है कि ये 70% है, एग्जामिनर ने गलत कर दिया। वो बाद में कह रहे थे कि पता नहीं क्यों जुल्म करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जुल्म नहीं करते भाई, ये तो लो है, लो में तो जरा जरा सी बारीकी को देखना पड़ता है। यहाँ पे 75% नहीं है, मोर देन 75% है। तो अगर आपकी कहीं जॉब है ही नहीं, या जॉब है मगर ये कि उसके अंदर जो है वो सैलरी का पोर्शन आपकी ओवरऑल टैक्सेबल इनकम के अंदर 75% या कम है, तो उस सूरत में आप अपने आप को क्या बोलोगे, नॉन सैलरी। हालांकि सैलरी है मगर क्या बोलेंगे,
नॉन सैलरी, और अगर जो है वो सैलरी का वजन जो है वो 75% से ज्यादा हो जाता है तो फिर आप क्या हो जाओगे, सैलरी हो जाओगे, और सैलरी हो जाओगे तो फिर कौन से पेज पे खड़े होंगे, हाँ 54 नंबर पेज पे, और अगर नॉन सैलरी हो गए तो 55 पे। अच्छा अब यहाँ पे जरा, हाँ ये मैं लिखने जा रहा हूँ, रेट दो तरीकों के, जी आ जाइए। अरे भाई इतना लेट लेट करेंगे तो कैसे आपका काम चलेगा, ये तो एक मरतबा रवायत करने बैठा फिर करना पड़ेगा। अच्छा दो हैं, कौन कौन थे, एक सैलरीड का और नॉन सैलरीड का। अच्छा ये रेफरेंस आपको याद रखना है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये एग्जाम में ये टेबल आपको दिए हुए होते हैं पेपर के पीछे, दोनों टेबल, मगर ये नहीं लिखा होता कि ये सैलरीड का है कि नॉन सैलरीड का है, ये लिखा होता है कि इसका लीगल रेफरेंस क्या है, जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ उस लीगल रेफरेंस के हवाले से आपको देखना है कि मेरे सवाल के जवाब में कौन सा वाला टेबल लगेगा। एक है क्लॉज 1, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉज 1, डिवीजन 1, पार्ट 1 पर स्केचुअल, एक को बोलते हैं क्लॉज 2, डिवीजन 1, पार्ट 1 पर स्केचुअल। मैं जब बोल रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करें कि आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। क्लॉज 1 डिवीजन 1 पार्ट 1 पर स्केचुअल, क्लॉज 2 डिवीजन 1 पार्ट 1 पर स्केचुअल, ये किसके लिए है, ये है नहीं, ये नॉन सैलरीड के लिए, और ये किसके लिए है, ये सैलरीड के लिए। अच्छा ये पेज नंबर 54 पे है और ये पेज 55 पे, मैं सही कह रहा हूं, आपकी किताब में देखा, नॉन सैलरीड 55 पे, 54 पे गलत लिखा है, सही लिखा है, बिल्कुल सही। नॉन सैलरीड जो है वो 55 पे है और सैलरीड 54 पे है। मिल गया आपको, ठीक है। अगले ये एग्जाम में टेबल दिए हुए होंगे, इसको याद नहीं करना, मगर इसको अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे तरीके से समझ लेना है, वरना आगे की क्लासों में आप वो न्यूमेरिकल कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, ये पेज को बार बार आपको खोलना पड़ेगा, मोर और लेस में ऐसा कह दूं हर क्लास में खोलना पड़ेगा, और वो हर क्लास में जब खोल रहे होंगे तो फिर आपको क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि भाई ये सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है, आपको खुद देखना होगा कि सैलरीड और नॉन सैलरीड का मयार जो हमने सीखा था वो कैसे फिट हो रहा है यहाँ पे। तो सैलरीड कौन होता है, N1, नॉन सैलरीड कौन होता है, N2, N1 जल्दी से बताइए, सैलरीड में कौन आएगा, फ्लेक्सिबल नहीं वो उसकी डेफिनेशन क्या है, फ्लेक्सिबल सैलरी एक्सीड 75% ऑफ फ्लेक्सिबल इनकम, इस निशान को समझते हैं ना, ग्रेटर देन, तो फ्लेक्सिबल सैलरी एक्सीड करती हो 75% और फ्लेक्सिबल इनकम से तो नोट 1 फिट हो जाता है, नोट 1 का मतलब सैलरी के रेट फिट हो जाता है। अच्छा नोट 2 में क्या आएगा, फ्लेक्सिबल सैलरी लेस देन है और इक्वल टू है 75% ऑफ फ्लेक्सिबल इनकम। अगर किसी की सैलरी हो ही भी ना तो वो भी इधर आएगा, हो मगर ये 75% और टैक्सेबल इनकम से कम हो तो भी नोट हो गया सर। आपको समझ आती है, आप लोग दोबारा पूछ रहे थे, बाकी 25% जैसे सैलरी के अलावा आप जो है वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप जो है वो कहीं टीचिंग करते हो तो टीचिंग में भी आपको इनकम होगी ना कुछ तो आपको मिलेगा, टीचिंग की जो इनकम होती है वो जॉब में नहीं आती है, वो विजिटिंग फैकल्टी, उसको इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे इसको हम अदर सोर्सेज इनकम कहते हैं। आपकी इनकम 5 टाइप की है लॉ में, एक कहलाती है सैलरी,
एक कहलाती है रेंट, एक कहलाती है बिजनेस, एक कहलाती है डिस्पोजल ऑफ एसेट, एक कहलाता है अदर का मतलब कहीं पर भी फिट नहीं होती है। तो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जैसे मैं हूँ, तो मैं सैलरी भी अर्न नहीं कर रहा, मैं जो है वो रेंट भी अर्न नहीं कर रहा, मेरा ये बिजनेस भी नहीं है। चौथे नंबर पे मैं कोई एसेट को भी सेल नहीं कर रहा, तो मैं इसको कहाँ पे लेके जाता हूँ? अदर सोर्सेज में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कहीं आप जॉब कर रहे हो और शाम में शायद आप जो है वो कोई मिसाल के तौर पे जो है वो कोई कंप्यूटर की जो है वो दुकान खोल ली है आपने। पाकिस्तान में अजीब मामला है, या कराची में खास तौर पे 3-3 बजे तो दुकानें खुल रही होती हैं, 2 बजे दुकानें खुल रही होती हैं, 11 बजे तो लोग आपको वो ऐसे जो मलते मलते उठ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये भारत पाकिस्तान का अजीब मामला है। तो आप आराम से अपनी जॉब करके शाम में दुकान चला सकते हैं, क्योंकि 11 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत है, 12 बजे तक बैठे रहिए। तो वो भारत जो है वो 11-12 बजे तक दुकानें खोलने का जो दस्तूर है, उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जिनकी शुरू के दिनों में सैलरी कम होती है, तो वो शाम में दुकान खोल लेते हैं, तो उनकी सैलरी भी है और दुकान की इनकम, तो दुकान की इनकम कहाँ भी जाएगी? बिजनेस में, और सैलरी एम्प्लॉयमेंट में। एज अ रिजल्ट जो है वो वहां पे ऐसा मामला आएगा ना कि टैक्सेबल इनकम विल बी ग्रेटर देन द सैलरी। अब उसके अंदर हम देखेंगे कि सैलरी का पोर्शन कितना है। अगर 75% होगा या नीचे होगा तो हम इसको नॉन सैलरीड कहेंगे, और अगर सैलरी का पोर्शन 75% से ज्यादा है तो सैलरीड कहलाएगा। अग्री? अच्छा, अब ये टेबल आप जरा देखिएगा, इस टेबल के अंदर आपको क्या मिल रहा है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है। तो ये जो N3 जो है वो मैं ये लिखने जा रहा हूं, द रेट ऑफ डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल। डिमोस्ट्रेट, डिमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? वादे करना, बयान करना। द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। जैसे जैसे जो है वो आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। तो जिसमें टैक्स रेट का इजाफा हो इनकम में इजाफे के साथ, उस टैक्स सिस्टम को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का फायदा क्या होता है? बिल्कुल, दे सपोर्ट द इक्वलिटी, दे सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना, टैक्सेशन के दो मकासद होते हैं, नंबर 1 रेवेन्यू, दूसरा इक्वलिटी। इक्वलिटी को लाने के लिए क्या किया जाता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लाया जाता है। The progressive taxation system supports equality. समझ आ गई बात? सही? आप बहुत रिसर्च कर रही हैं। पढ़ो आगे। अच्छा, अब वापस आइए, कर लिया आपने? अच्छा देखिए, यहाँ पे जब हम पर्सन पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, टोटल है 7%। यानी दुनिया भर की कोई भी एग्जिस्टेंस हो, वो 7 में से किसी एक कैटेगरी में फिट हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कैसे फिट हो जाएगी। लोग कहता है कि कोई भी बंदे के ऊपर टैक्स लगाना होगा, पर्सन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वो पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई करोगे, वो 7 में से कहीं एक जगह पे फिट हो जाएगा। आपके सिलेबस के अंदर उन 7% में से 3% है, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी। इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी। इंडिविजुअल का मतलब ये अकेली,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब आप चारों ने मिलकर कुछ काम शुरू कर दिया। फिर कंपनी का तो आपको आइडिया होगा कि आप पाकिस्तान में जो कंपनी के तहत, कंपनी लॉ के तहत कंपनी बनाने का जो तरीकाकार है, जो इंशाल्लाह आपको केफ 7 में पढ़ना होगा, उसके तहत आप अपने बिजनेस को कंपनी बना लें। आप अकेले अकेले काम करें तो आप होगा इंडिविजुअल, आप मिलके जो है वो काम करें तो इसके दो रास्ते हैं। या तो अपने आप को कहें पार्टनरशिप, जिसको लॉ में कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर लेके अपने आप को कंपनी के तौर पे बना लें। है, कंपनी के तौर पे बना लेंगे तो फिर लंबा काम होता है, उसके अंदर जो है वो ऑडिटर इन्वॉल्व हो जाता है, एससीसी पे इन्वॉल्व हो जाता है। पार्टनरशिप में तो सिंपल जो है किसी वकील के पास जाके 20,000 रुपए की एक ड्राफ्ट बना लीजिए, पार्टनरशिप डीड बना लीजिए, वो काम शुरू करें। कंपनी बनाने का काम भारत फॉर्मलाइज होता है। इंशाल्लाह थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि कंपनी में क्या फर्क होता है, एओपी में क्या फर्क होता है। आज जो है वो एक चीज वजाहत करना चाहता हूँ, ये टैक्सेशन के जो रेट्स हैं 54 और 55, ये दोनों टेबल के ऊपर देखिए, ये किन लोगों के लिए, तीन में से किन लोगों के लिए है? हाँ, ये वाला जो है N1, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। ऐसा ही है, ऐसा ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सैलरी इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ये सैलरी इंडिविजुअल। अच्छा, और ये किसके लिए है? N2, ये इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। अगर इंडिविजुअल प्लस एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपनी पढ़ाई में एओपी बोलते हैं, एग्जाम में भी आप ये यूज कर सकते हैं, एओपी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप, जो मैंने कहा कि इन खवातीन ने अपनी पार्टनरशिप बना ली, तो इसका टैक्सेशन कौन से में होगा? एओपी के रेट से होगा। एओपी के रेट्स क्या है? वही रेट्स हैं जो कि अदर इंडिविजुअल के हैं। अदर इंडिविजुअल बोलते हैं इसको नॉर्मली, आपने नॉन सैलरीड भी बोल दिया तो सही है, समझ आएगी। तो कंपनी कहां गई? हाँ, कंपनी के रेट्स कहां है? इसको हम बनाना पड़ेगा N3, N3 the rates for company taxation are given in, ये कौन सा है? डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल में। तो कंपनी का टैक्सेशन रेट जो है वो कहां पे गिवन है? इन डिवीजन 2 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल। कहां पे दिए गए? डिवीजन 2 में। ये कहां पे है? डिवीजन 1 में। और इसमें कोई क्लॉज नहीं है, बस डिवीजन 2 में। अच्छा, तीन रेट है कंपनी के। जनरल है 29%, स्मॉल कंपनी के लिए है 20%, और बैंक्स के लिए है 39%। 1 रुपए की टैक्सेबल इनकम होती है तो भी यही रेट लगेगा, और अगर जो है वो 1 अरब रुपए की इनकम भी तो भी ये रेट लगेगा। तो इस वाले टैक्सेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? फ्लैट रेट सिस्टम। क्या कहते हैं? फ्लैट रेट सिस्टम। फ्लैट रेट सिस्टम की अनलाइक द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, क्या फर्क होता है? प्रोग्रेसिव सिस्टम में जो अमीर होता है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, जो गरीब होता है उसको कम टैक्स लगता है। ऐसा ही प्रोग्रेसिव में, इसमें क्या है? सबके ऊपर सेम लगेगा। ये भारत जो है वो इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं करता। आपके सिलेबस में ये है कि कंपनी का टैक्सेशन खाली कॉन्सेप्चुअल आपके सिलेबस में डाला है, इसकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं आएगी, तो उसके ऊपर सिर्फ किताब के अंदर इतना जोर भी नहीं है। मगर जो कॉन्सेप्चुअल है उसके अंदर थोड़ी बहुत बातें तो आपको बतानी पड़ेगी, तो वो आपने याद रखनी है, ये आपने याद रखनी है। इसके अंदर क्या है? फ्लैट रेट सिस्टम है, और ये 3 रेट्स हैं, ये इनके थ्रू नहीं कैलकुलेट होगा। डन। N3 ये है कि कंपनी के रेट बता रहा हूँ। N3 मींस कंपनी के टैक्सेशन रेट्स। ये नहीं, ये वैसे इसको N4 बन सकते हैं, N4 हो जाएगा ना, N4 सही, सही हो गया।
आप देखिए फिर से समझिए, एन एन का मतलब समझ रहे हैं क्या है? नोट, नोट मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एग्जामिनर को आप ये कह रहे होंगे। इसमें आपने N1 में ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई सैलरीड बंदा कौन होता है, N2 में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि नॉन सैलरीड बंदा कौन होता है, N3 में आपने ये बता दिया कि चाहे सैलरीड हो चाहे नॉन सैलरीड हो, इनके टैक्स रेट जो है वो प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म पे चलते हैं। फिर N4 में हमने एक सस्पेंस को क्लियर किया कि आपने इंडिविजुअल और ईओपी के रेट हमने बता दिए, कंपनी के रेट तो नहीं बताए। तो N4 में हमने क्या बताया? कंपनी के रेट क्या है। सही है? अच्छा, दोनों टेबल जरा देखिएगा 54 और 55 में कितने सीरियल हैं? 54 वाले पेज पे 7 और वहां पे कितने? 8। इसको कहते हैं स्लैब। क्या कहते हैं? स्लैब। क्या कहते हैं? स्लैब। मेरे साथ बोलिए, क्या कहते हैं? स्लैब, SLAB। कितने? 7 है। किसमें? सैलरीड में कितने हैं? 7। और नॉन सैलरीड में कितने? 8। अच्छा, शुरू का पहला स्लैब कौन सा वाला है दोनों केस में? 6 लाख रुपए तक है, 6 लाख रुपए तक है दोनों केस में। 6 लाख रुपए तक 0% लगता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है भी मगर ये कि वो 6 लाख रुपए तक है तो फिर आप छोटे मोटे आदमी हो, टैक्स कहता है कि आप मौज करें, आपके ऊपर टैक्स नहीं है। डन। सबसे हाईएस्ट स्लैब सैलरीड का कौन सा है? 12 मिलियन है। सबसे ज्यादा कौन सा है? 12 मिलियन। 12 मिलियन जो है वो हाईएस्ट स्लैब है। जब हाईएस्ट स्लैब में आप कॉल कर जाते हो तो हाईएस्ट रेट लग जाता है जिसका रेट है 35%। सही है? 35% आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर जो है वो नॉन सैलरीड का देखिएगा, सबसे हाईएस्ट 6 मिलियन के ऊपर आप सबसे जो अमीर आदमी में शामिल हो जाते हैं नॉन सैलरीड में। और एओपी भी वही होगा, नॉन सैलरीड और एओपी का एक ही रेट होता है। तो 6 मिलियन से ऊपर पे आप सबसे अमीर हो जाते हैं नॉन सैलरीड में। सही है? और वहां पे रेट कितना लग जाता है? 25%। अब इतना से आप इसको एक मरतबा देखें, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देख लिया? इंडिविजुअल के केस में जब वो सैलरीड हो तो उस केस में किस हद तक इसकी इनकम जीरो रेट पे? 6 लाख रुपए तक। यानी आप ये बोलोगे कि फर्स्ट स्लैब का रेट 0% है। फर्स्ट स्लैब का रेट 0%। सैलरीड का सबसे हाईएस्ट स्लैब यानी जहां पे आप कहो कि सबसे अमीर आदमी में शामिल हो गया तो कहां पे आता है? 12 मिलियन के ऊपर। और वो 12 मिलियन के ऊपर में सबसे हाईएस्ट रेट लगेगा, वो क्या है? अगर आप नॉन सैलरीड हो और एओपी हो तो आपका 6 लाख रुपए तक 0% बनता है। सही है? और इस केस में सबसे ज्यादा अमीर आदमी कब बन जाओगे आप? 6 मिलियन के ऊपर सबसे अमीर बन जाओगे। और उसके ऊपर हाईएस्ट रेट क्या है? 35% है। शुरू का 6 लाख रुपए दोनों में बराबर है, हाईएस्ट रेट भी दोनों के बराबर है 35-35%। मगर ये कि पहले वाले केस में 7 स्लैब है, दूसरे वाले केस में 8 स्लैब है। और दूसरी बात ये कि पहले वाले केस में आप 12 मिलियन तक सबसे अमीर नहीं बनते और जो है वो दूसरे वाले केस में आप 6 मिलियन तक सबसे अमीर नहीं बनते। ऐसा ही है? अच्छा, अब आइए, ये मुझे बैठाने पड़ेंगे। बेटा आपके पास कैलकुलेटर है? निकाल लीजिएगा जरा। सीरियल नंबर, पर्सन, टैक्सी वाली, टैक्स लाइट, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, नॉन सैलरी।
एओपी आपको ये निकालना है। इंडिविजुअल है पहले, आईएनडी का मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सैलरीड है 5 मिलियन की टैक्सेबल इनकम है, लायबिलिटी आपसे दरकार है। दूसरी बात, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड है 5 मिलियन, लायबिलिटी निकालनी है। एओपी 5 मिलियन लायबिलिटी निकालनी है। आखिरी में कंपनी 5 मिलियन लायबिलिटी निकालनी है। जरा निकाल के दिखाइए कैसे निकालना है, बस टेबल अप्लाई करना है। ये दोनों टेबल एग्जाम में आपको दिए हुए होंगे, मगर ये इस नाम से नहीं होंगे कि सैलरी और नॉन सैलरी। ये लिखा होगा क्लॉज 1 वाला है या क्लॉज 2 वाला है, आप तो पहचान जाएंगे ना। क्लॉज 1 वाला होगा तो नॉन सैलरी, और अगर क्लॉज 2 होगा तो सैलरी। निकालिए, कैसे निकालेंगे लायबिलिटी। जनरल मतलब ये अगर कहीं पे भी कोई नाम आ गया हो कि ये स्मॉल है या बैंक है तो फिर आप जनरल समझिएगा। बढ़िया, बताइए कौन से स्लेब में आ रहा है, कौन से स्लेब में आ रही है, 5वें में आ रहा है नहीं। 5वां स्लेब देखिए, 36 लाख से 60 लाख तक इनकम हो, तो आप कौन से स्लेब में आ रहे हो, 5वें। अब उसमें क्या कहा है, शुरू के 36 लाख के ऊपर कितना, शुरू के 36 लाख के ऊपर 4,05,000 रुपए, कितना 4,05,000 रुपए प्लस 36 लाख में से 50 लाख में से 5 मिलियन में से 36 लाख रुपए निकाल दीजिए, कितने रह गए 14 लाख। 14 लाख के ऊपर कितना लगा दीजिए 25%। तो ओवरऑल मिला के कितना बन गया ये 755,000, सही। समझ आया स्लैब कैसे अप्लाई होते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि जो रेंज लिखी हुई है स्लैब की वो आपकी टैक्सेबल इनकम से कंपेयर करके कि कौन से स्लैब में फॉल करते हो। फिर उस स्लैब में जाके देखोगे तो उसके अंदर लिखी हुई बात को फॉलो कर लो। यहाँ पे 5वें स्लैब में ये लिखा हुआ है कि 4,05,000 ले लीजिएगा, और जो 36 लाख से ज्यादा के फिगर है उसके ऊपर 25% लगाइएगा। तो 36 लाख से ज्यादा के फिगर के ऊपर 25% लगा रहा हूं, तो शुरू के 36 लाख पे क्या लग रहा है, शुरू के 36 लाख के ऊपर 4,05,000 है ना, नीचे वाला। ये कौन से स्लैब में फॉल करेगा, 7 नंबर में फॉल कर रहा है। तो शुरू के 4 मिलियन के ऊपर कितना 6 लाख का किया था, फिर क्या करो 1 मिलियन, 1 मिलियन के ऊपर कितना परसेंट, हाँ 32.5%, कितना बन गया 1,005,000, ऐसा ही होगा। अब आगे बढ़ने से पहले गौर से एक बात सुन लीजिए, गौर से बात ये सुन लीजिए कि यहाँ पे सेम इनकम के ऊपर 7,55,000 बन रहा है, यहाँ पे सेम इनकम के ऊपर जो है वो 10,05,000 बन रहा है, ऐसा ही है।
हमेशा ऐसा ही होगा। अगर आप जो है वो सैलरीड में खड़े होगे तो सैलरीड में सेम फिगर के ऊपर आपकी कम लायबिलिटी निकलेगी, और नॉन सैलरीड और एओपी के केस में सेम इनकम के ऊपर ज्यादा लायबिलिटी निकलेगी। इसकी वजह बताइए। ये तो मैंने रूल बता दिया, वजह बताइए। नहीं तो दो जगह से नहीं कमा रहा, ये दो अलग अलग लोग हैं। शायद सैलरीड आप थे और नॉन सैलरीड ये हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं। मगर आप उतनी इनकम के ऊपर जो है वो कम टैक्स दे रहे हो, और ये इतनी इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स दे रही है। वजह क्या? मतलब वजह हम वो नहीं कह रहे कि मतलब फिलोसफी या प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बताइए कि क्या वजह है कि इनको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। नहीं, आप ये बोलोगे कि भाई मैंने जो टेबल अप्लाई किया उसके ऊपर मैंने एक चीज नोट की है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम तो दोनों में है, मगर अगर जो है वो मैं देखता हूँ सैलरी के केस में तो वहां पे आपके पास 7 स्लैब है, और 7 स्लैब में आप 12 मिलियन के ऊपर अमीर बनते हो। किसमें? 12 मिलियन के ऊपर अमीर बनते हो। और जो है वो नॉन सैलरीड है वो 6 मिलियन के ऊपर अमीर बन जाता है। यानी कि जो नॉन सैलरीड का टैक्सेशन का जो रेट है उसकी रफ्तार तेज है, उसकी प्रोग्रेशन तेज है, और पीछे वाले की रफ्तार स्लो है। रेट लगने के मामले के ऊपर सैलरी की जो रेट लगने की रफ्तार है वो स्लो है। कैसे पता चल रहा है? रफ्तार स्लो है, 12 मिलियन के ऊपर अमीर बनता है, और नॉन सैलरीड के केस में 6 मिलियन के ऊपर अमीर बन जाता है। तो यहाँ पे आगे प्रोग्रेशन की वजह से क्या है? हायर प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब रफ्तार। हायर प्रोग्रेशन की वजह से यहाँ पे लाइबिलिटी हमेशा ज्यादा है, और यहाँ पे हमेशा कम होगी। सिर्फ समझ गए? अगर नॉन सैलरीड और सैलरीड में सेम इनकम के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी का फर्क आता है, और यहाँ पे ज्यादा आएगी, यहाँ पे कम आएगी। एक जुमले में बताइए क्यों? हायर प्रोग्रेशन। और मजीद पे कोई पूछेगा बताइएगा भाई यहाँ पे 12 मिलियन पे अमीर होते हैं या 6 मिलियन पे अमीर हो रहे हैं, है ना? सही है नहीं? जी, हायर प्रोग्रेशन की वजह से कंडीशन सही है ना? अच्छा, यहाँ पे दिखा दिया सेम आईडी, वो सेम इसलिए आईडी के इनके रेट सेम है, ऐसे ही बोलेंगे इनके रेट सेम है। अच्छा, ये 5 मिलियन के ऊपर कितनी लाइबिलिटी? 1.45 मिलियन। ये कैसे निकाला आपने? 29%। और ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? फ्लैट रेट सिस्टम। कौन सा? फ्लैट रेट। सर ये हमारे पास जो इंडिविजुअल सैलरी और नॉन इंडिविजुअल, इसमें हम फाइल और नॉन फाइल का कॉन्सेप्ट फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट इस काम के लिए नहीं होता है। फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट विथहोल्डिंग टैक्स के लिए होता है। विथहोल्डिंग टैक्स समझते हैं हम? विथहोल्डिंग टैक्स ये होता है कि कोई आपको पेमेंट कर रहा होगा, तो पेमेंट करते वक्त वो आपको बाद का टैक्स काटता है। जैसे कि रेंट पे कर रहा होगा तो आपका टैक्स काटता है, तो रेंट पे करते वक्त जब आपका टैक्स काटता है, देखता है कि आप इनकम टैक्स के निजाम के अंदर फाइलर के तौर पर मुकर्रर नहीं है, तो उस केस में वो आपका टैक्स काटने का रेट डबल कर देता है। ये फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट इसके लिए कहीं अप्लीकेबल नहीं है जो आज पढ़ा रहा हूं मैं, वो कुछ और चीज है। समझ गए? अच्छा चले वापिस जो है वो आ जाइए अपनी जगह पे। सबसे पहले हमने क्या निकाला? टैक्स ईयर निकाला, फिर इसके बाद पर्सन निकाला, पर्सन निकालने के बाद टैक्सेबल इनकम जो है वो निकाली, टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद हमने रेट निकाले, रेट को किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। नतीजा क्या निकल आएगा? गेन खत्म हो जाएगा। गेन खत्म हो जाएगा क्या मतलब? टैक्स लायबिलिटी निकाली जिसके लिए सारा कुछ पड़ रहा है। ऐसा ही है? तो ये आज अल्लाह का शुक्र है, ये हमने निपटा दिया। अभी आप आइए यहाँ पे, किस पे? ये वाले के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर जरा पेज नंबर 47 पे जाइएगा। अच्छा, पेज 47 के बाद बिल्कुल जो है वो अगले, यानी पेज 47 पे जो चीज चल रही है पर्सन की, ये 51 तक जा रही है। 51 पे देखिएगा एक रेजिडेंशियल स्टेटस आ रहा है, आ रहा है? ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दो। अच्छा, ये जो पर्सन होता है इसको आप दो हिस्सों में तोड़ते हो। एक बोलते हो रेजिडेंट, एक कहलाता है नॉन रेजिडेंट।
बंदे को जो भी पर्सन को आइडेंटिफाई किया, मैंने कहा कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। आपके सिलेबस में 3 इंडिविजुअल एओपी कंपनी। तो जो भी आएगा एग्जाम में आपके पास इंडिविजुअल एओपी कंपनी, इसको आप बोलोगे या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। आज की क्लास में ये बताना मकसूद नहीं है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे निकालते हैं, मगर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निकालना पड़ेगा, ये समझा दिया आपको, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और इसकी लॉजिक समझिए, इसकी जो पाकिस्तान में फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो पीएसआई प्लस एफएसआई, और इसकी जो है वो पीएसआई होगी। पीएसआई स्टैंड फॉर पाकिस्तानी सोर्स इनकम, एफएसआई स्टैंड फॉर फॉरेन सोर्स इनकम, और यहाँ पे सिर्फ पीएसआई। और इस चीज को कहते हैं स्कोप ऑफ टैक्सेशन। क्या कहते हैं? स्कोप ऑफ टैक्सेशन। सेक्शन नंबर 11। जब भी पर्सन को आइडेंटिफाई कीजिएगा तो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के बाद मजीद जो है वो ये देखना पड़ेगा कि वो बंदा रेजिडेंट है कि वो बंदा नॉन रेजिडेंट है। कैसे निकालेंगे ये इंशाल्लाह जगह पे आ जाएगा, पेज 51 पे। मगर ये निकालते क्यों है ये आज जो है वो लेके जाइएगा। निकालते इसलिए है स्कोप ऑफ टैक्स निकालना है। मैं रेजिडेंट हूँ आपके सामने, ठीक है, मैं रेजिडेंट हूँ, मेरी दुबई में भी इनकम है, ठीक है, मैं रेजिडेंट हूँ, मेरी दुबई से भी इनकम है, ढाका से भी मेरी इनकम है, नाइजीरिया से भी मेरी इनकम है। मैं सारी इनकम को पाकिस्तान में टैक्स करवाता हूँ। क्यों? ये एफएसआई है मेरी, नाइजीरिया से जो मेरी इनकम हो रही है, दुबई से हो रही है, ये मेरी फॉरेन सोर्स इनकम है, मगर इसको मैं पाकिस्तान में टैक्स करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रेजिडेंट पर्सन हूँ। पाकिस्तान में जो अर्न कर रहा हूँ, आपको पढ़ा के भी मुझे कुछ इनकम अर्न हो रही है, और भी मेरे काम है तो उससे भी मुझे इनकम हो रही है, वो तो मैं पाकिस्तान में टैक्स करवा नहीं रहा हूँ। इसके अलावा मैं फॉरेन सोर्स इनकम कुछ अर्न कर रहा हूँ। दुबई में भी मेरे क्वार्टरली बेसिस पे कुछ लेक्चर होते हैं कन्वेंशन सेंटर में, उस लेक्चर के ऊपर भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, उसको मैं पाकिस्तान में टैक्स करवाता हूँ। क्यों? मेरी फॉरेन सोर्स इनकम है और मैं रेजिडेंट हूँ तो मैं पाकिस्तान में टैक्स करवाऊंगा। अच्छा, नॉन रेजिडेंट अगर कोई होता है, मिसाल के तौर पे आप हो, आप जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान से बाहर चले गए और जो है वो आप वहां पे कुछ अर्न कर रहे हो, तो उस केस में जो बाहर आप अर्न कर रहे होगे वो फॉरेन सोर्स इनकम में आती है, मगर आप उसको पाकिस्तान में टैक्स नहीं करवाओगे। क्यों टैक्स नहीं करवाओगे? क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट है। मगर अगर आप वहां पे बैठे बैठे पाकिस्तान में कोई काम करना शुरू कर दो, यानी कभी कभी यहाँ पे आते हो, कोई मीटिंग करते हो, कोई लेक्चर करते हो, और उससे कोई इनकम हो जाती है, तो फिर वो जो पाकिस्तानी इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होगी, दुबई का इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? आप नॉन रेजिडेंट हो, मेरी होगी। क्यों? मैं रेजिडेंट। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? स्कोप ऑफ टैक्सेशन। इफ दिस इज द रेजिडेंट, इसकी पाकिस्तानी फॉर और फॉरेन फॉर दोनों टैक्सेबल होंगे पाकिस्तान में, और अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम ही इसके टैक्सेबल होगी। इसको एग्जाम के अंदर ग्लोबल इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल इनकम। ग्लोबल मतलब दुनिया की, इसको बोलते हैं दुनिया भर की इनकम इसकी टैक्सेबल होती है, किसकी? रेजिडेंट की, और इसकी सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है। डन? क्लासिफिकेशन पाकिस्तान से भी लिमिटेड है। दोबारा ये क्लासिफिकेशन जो है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान से भी लिमिटेड है, ये दुनिया में अप्लाई नहीं होती। दूसरा मगर पूरी दुनिया में अप्लाई होती है। मतलब देखो, दुनिया में 17 मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है। 204 ममालिक में से 17 मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स नहीं है, तो वहां पे तो टैक्स नहीं है, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्पस के लिए नहीं निकाला जाता। बाकी जहाँ पे भी टैक्सेशन का निजाम होगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का सिस्टम निकाला जाएगा। दुबई में भी, यूके में भी, यूएसए में भी जो लोग रहते हैं उनके साथ भी ऐसा ही मामला होता है। उनको पूछा जाता है कि आप यूएसए से कितना अर्न कर रहे हैं और दुनिया से कितना अर्न कर रहे हैं, है ना? अर्निंग्स के लिए कदम बहुत ही जरूरी नहीं होती है। अर्निंग्स के लिए सोच को चेंज करना पड़ता है, और सोच के लिए ना वीजा होता है ना पासपोर्ट होता है। वीजा पासपोर्ट किसके लिए होता है? कामों के लिए। टांगे चलेगी तो वीजा और पासपोर्ट चाहिए, सोच के लिए वीजा और पासपोर्ट चाहिए। और अर्निंग जो है वो किससे होती है? सोच से होती है, विजन विजन से होती है, क्रिएटिविटी से होती है, उसके लिए वीजा नहीं चाहिए,
तो एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में बैठ के नाइजीरिया से भी कमा सकता है, बांग्लादेश से भी कमा सकता है, यूएसए से भी कमा सकता है। तो भारत पाकिस्तान में बैठा हुआ है, रेजिडेंट हो गया है, मगर पूरी दुनिया से अर्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है हमें भी हमारा इतना दो। मगर एक बंदा के बाहर रहते हैं, इनकी फॉरेन सोर्स इनकम कॉर्पोरेट टैक्स करने भी जाएंगे तो मुंह खिलाएंगे, क्यों? ये बताएगा ही नहीं। ये यूएसए में बैठा हुआ है और इसको बोलने कि यूएसए की इनकम यहाँ पाकिस्तान में बटा होते बताएगा? कभी भी नहीं बताएगा। तो एज अ रिजल्ट ऐसा काम करने की जरूरत ही क्या है कि इनको बोले कि यूएसए की इनकम पाकिस्तान में टैक्स करवाओ? अगर इसको बोलेंगे तो ये क्या बोल देगा? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ भी अर्न नहीं कर रहा यूएसए में, गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है, ये बोल देंगे ना। अगर जो है वो इनको टैक्स लेने चले जाएंगे कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम यूएसए में रहते हैं, पाकिस्तान में टैक्स दीजिए, वो कभी भी नहीं देंगे। एज अ रिजल्ट जो है वो अच्छी हमवार राह मुकर्रर करनी हो तो यही करना चाहिए। तो जो इन्होंने किया है, क्या बोला, इसको आउट इसको भी कर, नहीं करेंगे तो क्या होगा? वैसे ही नहीं देगा वो, वैसे ही नहीं देने वाला, समझ गए ना बात? चले आगे वापस अपने पेज के ऊपर। आपको ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया? ये बहुत आपको काम आएगा। सबसे पहले टैक्स ईयर, फिर पर्सन। पर्सन को दो हिस्सों में, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को अलग करने की रीजन, स्कोप को मालूम करने की। स्कोप का क्या मतलब, ये दुनिया की इनकम को टैक्स करवाता है, इससे पाकिस्तानी इनकम को टैक्स करवाता है। फिर टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, फिर टैक्सेबल इनकम निकालने के ऊपर रेट लगा देते हैं। रेट को कहा जाता है कि भाई इसमें प्रोग्रेसिव भी है, इसमें फ्लैट भी है। किसके लिए फ्लैट है? कंपनी के लिए। बाकी इंडिविजुअल उद्योगों के लिए प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, इक्वलिटी आती है। जो प्रोग्रेसिव रेट सिस्टम है वो दो है, एक है इंडिविजुअल और ईओपी का, और एक सैलरीड इंडिविजुअल का है। डन? चलिए, मैंने पिछली क्लास में आपको एक हैंडआउट दिया था, वो आपने फाइल कर दिया होगा, उम्मीद करते हैं। आज दूसरा दे रहा हूँ। हर हैंडआउट के ऊपर जो है ये लिखा हुआ होता है कि भाई जो है वो इसका नंबर क्या है, तो आप उसी रेफरेंस से जो है ना इसको अपने पास फाइल करते रहेंगे। अभी हैंडआउट को आप एक मिनट तो पढ़िए अपने अपने से पढ़िए, फिर हम पढ़ते हैं मिलकर। जो अभी तक बातें की है वो इसमें समराइज वे में लिखी हुई है। समरी को लो में क्या बोलते हैं? समरी को लो में क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, लो का एक वर्ड होता है समरी के लिए। आप तो माशाल्लाह लो के भी स्टूडेंट हैं, बिजनेस लो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नौकरी लो भी पढ़ेंगे, टैक्स लो तो पढ़ ही रहे। नहीं नहीं, ये कह रहा हूँ समरी। फलाते को एक और लो की लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं, ये GISP। क्या कहते हैं? ये आपको मिलेगा बहुत सारी जगहों पे, किस GISP किस। हाँ, सेक्शन 11। क्या इस पर लिखी? इसका मतलब क्या होता है? समरी। आप इसको एक मतलब पढ़ लीजिए, फिर हम इसको देख के पढ़ेंगे। अरे भाई जल्दी जल्दी पढ़ो यार। तुमने फाइल भी मेमन वाले तरह की है, ग्रीन फाइल। ये है भी मेमन और फाइल भी मेमन की तरह की है।
चलिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इन एवरी लॉ वेरिंग द लेवी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इन्वॉल्व, कभी भी पाकिस्तान में दुनिया में कोई भी कानून पढ़ेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट को आपसे कुछ निकलवाना यानी कि रेवेन्यू निकलवाना मकसूद हो, तो उस सूरत हाल में उसका एक सेंट्रल सेक्शन होता है जिसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन, विच विल प्रोवाइड अ बेसिक लेआउट। वो आपको ये बताता है कि भाई आपको टैक्स कंप्यूट करने के लिए क्या चीजें इकट्ठे कर लेनी चाहिए। द होल ऑफ द लॉ ऑन प्रैक्टिकल साइड, फिर इसके बाद की जो चीजें होती हैं लॉ में वो इसकी एक्सपोलिएशन होती है। एक्सपोलिएशन मतलब इसको खोल खोल के इसको कुरेदते रहना। ऑफ अपोजिट चार्जिंग सेक्शन, जैसे हमारे किताब के अंदर जो इनकम टैक्स का एरिया है वो 4 नंबर से शुरू होके 13 नंबर से चैप्टर तक जाता है। तो चैप्टर 4 जो है वो सेक्शन 4 से मुताबिक है। बाकी इसके अलावा चैप्टर 5 से चैप्टर 30 जो है वो इसकी क्या है, एक्सपोलिएशन है। अल्लाह के कलाम को भी अल्लाह ने ऐसे ही कहा है, सूरह हूद में अल्लाह ने कहा है अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। हमने जो है वो इस किताब को हिकमत के साथ नाज़िल किया है और फिर इसको आगे हमने खोल खोल के बयान किया है। सूरह हूद जो है वो मक्की सूरत है। जो मक्की सूरत तो आपको पता है ना, वो सूरत होती है जो कि हिजरत से पहले, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पहली दफा जो है वो डिक्लेयर हुई थी और इसके बाद जो है वो अल्लाह के नबी को मिशन दिया गया था। तो शुरू शुरू में जो अल्लाह के नबी को मिशन के दौरान में जो वही आई थी या जो पैगामात आए थे, उसमें अल्लाह ने सूरह हूद में यही कहा है कि हमने शुरू में आपको हिकमत की या लॉजिक की बातें बताई है और फिर इसके बाद मदनी दौर में अल्लाह के नबी के पास जो वही आई उसमें प्रोसीजरल मैटर है। मक्की के दौर में कभी भी जो है वो ना ज़कात के प्रोसीजर लाए ना हज के प्रोसीजर लाए, ये सारे के सारे कहाँ पे आए, सूरह बकरा में आए, मदनी दौर के अंदर आए। तो मक्की दौर वाज गिविंग यू द लॉजिक एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ प्रोसीजर। तो दुनिया में भी हमने जो है वो यही देखा है, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि दुनिया में भी जो है वो जो लॉ बनते हैं वो इसी मैकेनिज्म पे बनते हैं कि शुरू में लॉजिक दे दी जाती है, उस लॉजिक को कहते हैं चार्ज इन्फेक्शन एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द एक्सपोलिएशन व्हिच इज कॉल्ड प्रोसीजरल मैटर। तो हमारे इनकम टैक्स लॉ में आपकी किताब के हवाले से ऐसे ही मैं समझाना चाहूंगा कि लॉजिक आज की क्लास में आप लेके जा रहे हैं जो चैप्टर 4 की लॉजिक है। इस चैप्टर 4 को खैर आज तो हम पूरा नहीं कर सकेंगे, मगर चैप्टर 4 को हमने अच्छा खासा उठा दिया है आज। और फिर इसके बाद जब चैप्टर 4 को हम मुकम्मल करेंगे तो फिर चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर 4 को ही मैं खोल खोल के बताया जा रहा हूँ। तो बेसिकली उसके प्रोसीजरल इम्प्लीकेशन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, सवाल होंगे, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो एक्सपोलिएशन का मतलब ये कि चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 13 और चार्जिंग सेक्शन का मतलब चैप्टर नंबर 4। In relation to income tax law, such a charging section जो है वो section 4 कहलाता है and the area is titled in the study page as scope of tax at page number 14. The topic is surrounded with connected topics. इसके ऊपर जो वो फिर ये नीचे इसके connected topics इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको टैक्स ईयर पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद टैक्सेबल इनकम पढ़ाई जाएगी, फिर इसके बाद पर्सन पढ़ाए जाएंगे, फिर इसके बाद अप्लीकेबल रेट पढ़ाई जाएंगे जिसके ऊपर काफी हद तक मैं आज आपसे बात कर चुका अप्लीकेबल रेट पे। तो 5वें नंबर पे आपको प्रोसीजर फॉर लेवी ऑफ टैक्स, ये जो अप्लीकेबल रेट जो आप लगाएंगे इनकम के ऊपर, इसके 2 प्रोसीजर है। वो 2 प्रोसीजर का एक का नाम है नॉर्मल टैक्स रिजीम और एक कहलाता है फाइनल टैक्स रिजीम। मेरे साथ बोलिए, नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम को एनटीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनटीआर। और फाइनल टैक्स रिजीम को एफटीआर। अच्छा, नॉर्मल टैक्स रिजीम और एफटीआर का मतलब ये होता है कि नॉर्मल के अंदर आपको रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत होती है और एफटीआर में क्या होता है कि रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगता है, आपके खर्चों को उसमें से माइनस नहीं किया जाता। यानी अफेक्टिवली ये कह दीजिए कि आपको मालूम है ना कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो आपने बनाया होगा, उसमें सबसे पहली फिगर क्या होती है? सेल्स होती है, सेल्स होती है या जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसके बाद जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर इसके बाद जो है वो अदर इनकम, फिर इसके बाद जो है वो फाइनेंशियल चार्जेस और अदर चार्जेस, फिर बिना के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्सेशन, फिर आखिर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आपकी टैक्सेशन हो रही हो जिसको कहते हैं नेट बेसिस टैक्सेशन और इसको कहते हैं एनटीआर। और अगर आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बजाय जहां से प्रॉफिट एंड लॉस इफ्तता हुई है यानी कि सेल्स या रेवेन्यू, उसकी बेस पे आपकी टैक्सेशन होती हो तो इसको क्या कहते हैं? एफटीआर यानी कि फाइनल टैक्स रेजिम। देखिए ये लिखा है, नॉर्मल टैक्स रेजिम को क्या बोलते हैं?
नेट बेसिस टैक्सेशन और फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है, ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन। अच्छा मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ मेरी नेट बेसिस टैक्सेशन होती है, मैं इसमें से माइनस करके फिर टैक्स करवाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है पूरा टैक्स दे देता हूँ, मगर जो भी टैक्स देता हूँ उसमें अपने खर्चे माइनस करता हूँ। तो आप मुझे बोलेंगे कि भाई आपने नेट बेसिस पे टैक्स किया, बताइए कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि जिसके बारे में ना लिखा हो नेट बेसिस टैक्सेशन करने का, बस वही नेट बेसिस टैक्सेशन रहता है। जो एफटीआर वाला होता है उसके लिए लॉ में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देखो इसमें भी ऐसे लिखा है मैंने। फाइनल टैक्स रिजीम के बारे में क्या होता है, इज प्रोवाइडिंग इन द लॉ लाइक डिविडेंड इनकम, लाइक एक्सपोर्ट रेवेन्यू, लाइक प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड्स एंड वेन्यू, ये तीन चीजें आज आप याद करके जाएंगे। फाइनल टैक्स रिजीम की तीन एग्जांपल मैंने दिए हैं। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड समझते हैं ना, कंपनी के शेयर में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। दूसरा एक्सपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपोर्ट समझते हैं, अपने गुड्स आपने इंटरनेशनल मार्केट में सेल किए हैं और बाहर से पैसे आ रहे हैं। तीसरा क्या है, उसके अंदर दो लिखा है, एक है प्राइस बॉन्ड के ऊपर प्राइस और बिलिंग के ऊपर, ये जो नीलाम कर वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है वो आप अगर अपना कोई प्राइस वगैरह जीते हैं बाइक या रेफ्रिजरेटर या मोबाइल फोन वगैरह, उसके ऊपर भी 12 जो है वो एक टैक्स देना पड़ता है आपको। और ये सारे टैक्स जो है यानी कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू के ऊपर, प्राइस के ऊपर या डिविडेंड के ऊपर, ये क्या है, ये फाइनल टैक्स रिजीम है, इसमें आप अपने एक्सपेंसेस माइनस नहीं करोगे। आप बोलोगे यार प्राइस और बिलिंग जो मुझे मिला है, बाइक मिली है, तो इसका पार्ट लेने के लिए मुझे 10,000 रुपए भी तो देने पड़े थे, तो वो मैं माइनस कर दूं फिर प्राइस के ऊपर टैक्सेशन दूं, क्या कहा जाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता। आपने कहा कि भाई शेयर के ऊपर मुझे डिविडेंड मिले हैं, मगर शेयर खरीदने के लिए मैंने कहीं से लोन लिया था, लोन के ऊपर मैंने इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट को डिविडेंड इनकम से माइनस करूं फिर टैक्स दूं, क्यों, ये फाइनल टैक्स रिजीम है। जब गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो जाहिर बात है एक्सपोर्ट करने के लिए वो गुड्स खरीदे भी तो होंगे, या खुद बनाए होंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, होगी, तो वो माइनस कर दो, नहीं क्यों, फाइनल टैक्स रिजीम है। तो आपके ऊपर फाइनल टैक्स रिजीम है क्योंकि आप एक्सपोर्टर है, लो में लिखा हुआ है 154 नंबर सेक्शन, आपका प्राइस निकला है, आपकी फाइनल टैक्स रिजीम है 156 में लिखा हुआ है, आपका डिविडेंड इनकम है, आपकी फाइनल टैक्स रिजीम है 150 नंबर सेक्शन में लिखा हुआ है, मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम है, तो इसके ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस ये बोलेगा कि यू आर टैक्सेबल पर्सन, तो आप टैक्स दीजिए। तो जिसकी रिजीम ना लिखी हुई हो, जिसका मेथड ना लिखा हुआ हो, उसके लिए क्या मेथड होता है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। और जिसका जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम होगी उसको जो है वो कहा जाता है कि भाई उसके लिए कहीं ना कहीं सेक्शन में लिखा हुआ होगा, वो सेक्शन नंबर इंशाल्लाह आपको जगह पे याद हो जाएंगे। आज मैंने रफली बता दिया, एक्सपोर्ट के मतलब प्राइस के ऊपर 150, डिविडेंड के ऊपर 150। बाकी मैं अपनी फैकल्टी के तौर पे मेरी इनकम होती है, इसके अलावा मेरे कुछ बाहर भी काम है, इन सारी चीजों के ऊपर मैं नॉर्मल टैक्स रिजीम करा रहा होता हूँ, क्यों, बाय डिफॉल्ट, क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट। मैं अगर आपको कहूँ कि फाइनल टैक्स रिजीम मेरी है तो जरूर मैं कहूंगा किसी सेक्शन के अंदर फाइनल टैक्स रिजीम है, मगर अगर मैं कहूँ नॉर्मल टैक्स रिजीम तो आप मुझे बोलोगे बताइए कौन से सेक्शन में लिखा है आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम होगी, तो मैं यही कहूंगा कि भाई कहीं नहीं लिखा हुआ जब तो नॉर्मल में हो, जो एबनॉर्मल में होते हैं यानी फाइनल में होते हैं उनका कहीं लिखा हुआ होता है, नॉर्मल को कोई थोड़ी देखता है, एबनॉर्मल को ही सब देखते हैं। तो एबनॉर्मल को है टैक्स लॉ में फाइनल टैक्स रिजीम, उसमें एबनॉर्मलिटी क्या है, उसमें टैक्स एक्सपेंस अलाउ नहीं हो रहे, टैक्स में एक्सपेंस अलाउ नहीं होते। ऐसी कौन सी दुनिया की इनकम हो कि जिसमें एक्सपेंस ना होते हो, एक्सपेंस जरूर होंगे मगर उस एक्सपेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, यही तो है इसकी एबनॉर्मलिटी। मगर क्या इसको एबनॉर्मल नहीं बोलते टैक्स में, इसको क्या बोलते हैं, फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छा रिजीम का मतलब क्या होता है, रिजीम का मतलब होता है मेथड। रिजीम तो आजकल बहुत मशहूर वर्ड है, पीटीआई के जो अवेयरनेस नहीं सुनते तो लोग रिजीम चेंज, तो रिजीम चेंज यही तो है, मेथड चेंज। तो मेथड जो है वो क्या होता है, जिसको रिजीम बोलते हैं लोग की जबान में, रिजीम मीन मेथड। दो मेथड है, नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, एबनॉर्मल मतलब एक्सपेंस माइनस ना कीजिए, मगर एबनॉर्मल को टैक्स में एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइनस, और एग्जाम में बोलेंगे एफटीआर, और नॉर्मल को NTR। तो इस चैप्टर में हमें जो है वो चार्जिंग सेक्शन के बारे में 5 चीजों को डिटेल में पढ़ना है, टैक्स ईयर को निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम को निकालेंगे, पर्सन को निकालेंगे, फिर पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे विधि, क्या आप रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट हो, फिर इसके बाद जो है वो रेट निकालेंगे,
कैसे निकालते हैं वो अभी हमने देख लिया। और फिर इसके बाद जो रेट निकालने के बाद फिर इसके ऊपर जब हम आएंगे कैलकुलेशन के लिए तो हमें दो मेथड दिए जाएंगे। बाद बार हम रेवेन्यू पे रेट लगा रहे होंगे, बाद बार हम जो है वो एक्सपेंस माइनस करने के बाद निकाल रहे होंगे। अगर रेवेन्यू के ऊपर लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे फाइनल रेवेन्यू, और अगर हम जो है नेट के ऊपर लगा रहे हैं तो नो मेथड। चलिए अब आइए ये वाला है, इसके बारे में पहले किताब में से पढ़ते हैं, फिर हैंडआउट में जो पैराग्राफ मैंने छोड़ा है उसको फिर देखेंगे। पेज नंबर 41 पे, पेज नंबर 41 मैं थोड़ा क्विकली पढ़ूंगा तो आप इसको पेशेंस के साथ जो है वो सुनते रहिए, फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी करते हैं। There are three kinds of tax year as stipulated का मतलब होता है तय किए गए, मुकर्रर किए गए। As stipulated in section number 74 of the ordinance, normal, special और ट्रांजिशनल। नॉर्मल को आप एग्जाम के अंदर कहते हैं NTY, नॉर्मल टैक्स ईयर। स्पेशल को आप एग्जाम में कहते हैं STY, स्पेशल टैक्स ईयर। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को आप एग्जाम में कहते हैं TTY। पेपर में से लिखा होता है NTY, STY, TTY। NTY मींस नॉर्मल, STY मींस स्पेशल और ट्रांजिशनल मींस TTY। Normal tax year. Normal tax year is period of 12 months ending on 30th June and is denoted by the calendar year in which the said date falls. A special tax year where a person's income year is different from the normal tax year, or where by an order a person has been allowed by the commissioner to use a 12-month period different from the normal tax year. Such income year or such period shall be that person's special tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to the normal year in which the closing date of the special tax year falls. The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of the tax year. For example, in respect of certain classes of assessees, following special tax year are specified by the board. Companies manufacturing sugar, all persons exporting rice, और जो है वो ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा जो राइस को एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो करते हैं। और बैंक और इंश्योरेंस भी जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो करते हैं। अच्छा, अब लोग एक छोटा सा टेबल बनाते हैं फिर वापस किताब पे आते हैं। ये बता दो पहला है एनटीवाई। इसका स्टार्ट कब होगा आपको किताब में देखने को मौका मिल रहा है, बता सकते हैं? 1 जुलाई। और एंड कब होगा? 30 जून। ये 12 मंथ हो गए। तो डिनोट कैसे करेंगे, पुकारेंगे कैसे? अगर 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 का साल हो तो इसको पुकारेंगे कैसे? एनटीवाई
हाँ ये तो बता देंगे, मगर किताब में एक और भी बात लिखी हुई है, हाउ टू डिनोट। डिनोट का मतलब इसको लकब कैसे दिया जाएगा, उस कैलेंडर ईयर के नाम से दिया जाएगा जहां पे एंडिंग डेट आ रही है। जैसे लिखा है कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, जो जनवरी से दिसंबर का हुआ है। इस वक्त पता है ना, तब आपके घरों पे भी आए होंगे कैलेंडर, तो इस वक्त जो कैलेंडर आए हैं उस कैलेंडर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये 2023 का कैलेंडर ईयर है। क्या बोले, ये 2023 का कैलेंडर है, ऐसे बोलते हैं। तो हाउ टू डिनोट, अगर 1 जुलाई 2022 से लेकर 30/6/2023 तक का नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो हाउ टू डिनोट, एनटीवाई 2023। लोन का इतना बड़ा मत बोलना कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30/6/2023 तक का मेरा साल है, इतना लंबा नहीं बोलना। क्या बोलना, एनटीवाई 2023 है। तो जो समझदार होशियार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि एनटीवाई 2023 है, तो इसका मतलब है कि जून 2023 पे खत्म हुआ। ये भी उसको मालूम होगा कि 12 महीनों का है, ये चला रहेगा कब से, 1 जुलाई 2022। चल दूसरा कौन सा है, एसटीवाई कब स्टार्ट हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इसका प्रिंसिपल बताइए, वो आप कहीं आगे निकल गए हो। ये हमेशा 12 महीनों का ही होगा स्पेशल, मगर ये जुलाई से जून के अलावा होगा। तो इसका क्या मतलब है, एनी मंथ अदर देन जुलाई। जुलाई के अलावा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, अगस्त से भी स्टार्ट हो सकता है, सितंबर से भी, अक्टूबर से, है ना। और 12 महीने का मामला यहाँ पे भी है, तो जुलाई के अलावा कहीं पे भी स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, किसी भी मंथ पे, एनी मंथ पे खत्म हो सकता है, मगर अदर देन जून। ये भी हमेशा 12 महीनों का होगा। सही है, हाउ टू डिनोट, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 है, और 1 जनवरी 2023 से लेकर 31/12/2023 है। ये दोनों स्पेशल टैक्स ईयर बनते हैं, क्योंकि ये जुलाई से भी शुरू नहीं हुए, जून पे भी खत्म नहीं हुए, तो स्पेशल टैक्स ईयर बनते हैं। इसको डिनोट कैसे करें, पहले आंसर बता दो, एसटीवाई 2022 बिल्कुल बता दें। हाँ मैं पहले पहले वाले में पूछ रहा हूँ, आप 22 कह रहे हैं, एसटीवाई 22 बिल्कुल गलत है। अरे देखिए किताब हम में, अरे किताब में देख के भी नहीं बता पा रहे। 13 13 क्या कह रही हो तुम, 30 डायरेक्ट आंसर बताओ। इसका नाम ऐसे बताना है आपको, ये बताओ एसटीवाई क्या लिखूं, 23 लिखूं, 22 लिखूं, 21 लिखूं, क्या लिखूं, किताब में से देख के बता दीजिए बस, सही हो गलत हो कोई मसला थोड़ी है। एसटीवाई क्या लिखूं, मंथ का नंबर तो कभी भी इसमें नहीं आता। एसटीवाई यस, एसटीवाई 23 ये आएगा, एसटीवाई 23। आप लोगों के पास चांस है, आप चाहें तो जैसे हमारे सभी साथी ने, आपको पहले से पता था, अभी पता चला ना, तो आप भी निकाल सकते हैं। जरा निकालिए कैसे निकाला है, ये आप जैसे ही हैं, हमारे इस बात मेरे से सबसे दूर बैठे हुए हैं।
आप क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पता है फाइनल में जो है वो टेक्स्ट का पेपर जो है वो ओपन बुक है, यानी किताब खोल खोल के एग्जाम करो, पता है। तो उसमें जब ये ओपन बुक हुआ ना, तो मेरी बहन मेरे पास आई थी, मुझसे बड़ी है, वो कहने लगी यार ये तो बहुत आसान हो गया, कि अब तो जो है वो हर आदमी पास हो जाएगा, किताब खोल के ही पेपर देना है, वो भी लॉ का पेपर, तो क्या होगा, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा "हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा है"। हुआ ये कि पहली अटेम्प्ट में उनके दोनों बेटे फेल हो गए। हाईकोर्ट भी चैलेंज दे रहा है कि देखो सब सामने रखा हुआ है, फिर भी करके बताओ, तो मैं भी ऐसे ही चैलेंज दे रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है, फिर देख के बताओ। बट ये देखना होगा कि देखिए, इन्होंने जो बीवी ने बताया, उन्होंने भी शायद ऐसे ही निकाला है कि ये देखिए कि आपका ईयर एंड जो है वो कौन सा है, इससे मुताल्लिका जुलाई से जून निकाल लीजिए। इससे मुताल्लिका जुलाई से जून क्या मतलब, ये कौन से जुलाई से जून के अंदर आ रहा है, ये जुलाई 2022 से जून 2023 के दरमियान आ रहा है, तो जून 2023 जो है वो इसका नाम आ जाएगा, यानी कि कैलेंडर ईयर 2023 इसका नाम आ जाएगा। फिर से यहाँ पे भी जरा देखिए, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31/12/2023, ये देखिए ये कौन से जुलाई से जून के दरमियान में ये एंड आ रहे हैं, ये जून 2024 वाले साल के अंदर इसका ईयर एंड आ रहा है। तो जून 2024 कौन से कैलेंडर ईयर में है, टैक्स ईयर जो STY 2024 इसका नाम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल जरा देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख देता हूँ, मेरे पास जगह खत्म हो गई है यहाँ पे। ये देखिए, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, इसका क्या नाम देंगे? STY, बिल्कुल सही, STY 2022। ये देखिए कि ईयर एंड कहां से आ रहा है, जुलाई 2021 से जून 2022 के दरमियान में इसका ईयर एंड आ रहा है। जून 2022 कौन से कैलेंडर ईयर में है, 2022 के कैलेंडर ईयर में है, STY का नाम हो। इससे एक और फार्मूला भी निकला, अगर आपका स्पेशल टैक्स ईयर जनवरी से मई के दरमियान में कहीं आ रहा है, तो सेम कैलेंडर ईयर का नाम दे दीजिएगा, और अगर जुलाई से दिसंबर के दरमियान में कहीं ईयर एंड आ रहा है स्पेशल का, अगले साल के नाम से दे दीजिएगा। यही मतलब निकला। यहाँ पे भी देखो अगला साल है, यहाँ पे भी देखो अगला साल है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसी साल में आ गया अगला जून, मतलब जून नहीं बोलते, बस वो कैलेंडर ईयर का नाम बोल देते हैं। सही है, समझ आ गई जी। जनवरी से मई में आ रहा है तो सही नहीं है। जनवरी से मई में आ रहा है तो सेम ईयर, और अगर जुलाई से दिसंबर में आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर। मगर कारण ये तो मैंने आपको टोटका बताया, लो में जो लिखा हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने कहा है क्या करें, अपना स्पेशल टैक्स ईयर का आखिरी दिन और इसको फिर देखें कि कौन से जुलाई से जून में फॉल करता है। जिस जुलाई से जून में फॉल करता है वो जून वाले कैलेंडर ईयर का नाम इसको दे। अब देखकर किताब की वर्डिंग देखिए, आपको समझ में आ रही है। देखा आपने, यहाँ पे एक नोट बनाना है। देख लिया आपने किताब में, आपने देखा, अब बताइए कि कैसे निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द एंडिंग डेट ऑफ स्पेशल डेट। डन, हाँ या ना? हाँ। Then we will also identify the July to June in which our ending date is falling. The calendar year of the June which so determined will be the title of the special lecture. हाँ या ना? अगली पहले क्या करेंगे, स्पेशल lecture का आखिरी दिन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जुलाई से जून निकालेंगे, और फिर जून का जो नाम होगा, जिस कैलेंडर ईयर का नाम होगा, बस वही के स्पेशल lecture का नाम हो जाएगा। डन है, एंड वर्क। अच्छा ये बताइए स्पेशल टेक्नियर होता क्यों है किसी का, किताब में देख के बताइए। किसी का स्पेशल टेक्नियर क्यों है?
हाँ नहीं मतलब मैं आपके सामने हूँ ना, मैं नॉर्मल टैक्स ईयर का हूँ। मतलब पिछले 30 साल से माशाल्लाह मैं अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो पिछले 30 सालों में कारण में नॉर्मल टैक्स ईयर में यहाँ हूँ। तो मैं क्यों नॉर्मल में हूँ? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये दो काम नहीं किए। एक तो कमिश्नर की अप्रूवल से किसी का स्पेशल होता है, या फिर एक बोर्ड का मतलब होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसके ऊपर ऐलान जारी किया हुआ है। मेरे बारे में ऐलान नहीं जारी किया, मेरे बारे में कमिश्नर ने कभी जो है ऑर्डर नहीं किया, नतीजतन मैं किसमें हूँ? नॉर्मल में हो। तो नॉर्मल टैक्स ईयर बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब किसी को कोई टैक्स ईयर ना मिला तो वो कहां चला गया? वो नॉर्मल के अंदर चला गया। जो एबनॉर्मल के अंदर यानी स्पेशल में जाता है वो दो में से एक कागज लेके आता है। कहां से कागज आता है? या तो कमिश्नर ने या बोर्ड से। कमिश्नर का कागज का नाम होता है अप्रूवल, और बोर्ड के कागज का नाम होता है, देखिए किताब में, बोर्ड के कागज का नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये जो लॉ की टर्मिनोलॉजी होती है। कमिश्नर के कागज का नाम है अप्रूवल, बोर्ड के कागज का नाम है प्रिस्क्रिप्शन। लिखा हो मैं प्रिस्क्राइब है। रीजन टू है स्पेशल टैक्स ईयर। बताइए देखो आगे क्यों कोई स्पेशल टैक्स ईयर रखता है? इज अलाउड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर को एग्जाम में CIR आप देख सकते हैं, पूरा नाम इसका बनता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। आपके पास जो है वो टेक्नो में जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जो फ्रंट लाइन अथॉरिटी आपसे डील करती है उसको कहते हैं द कमिश्नर। और द कमिश्नर को एग्जाम में द CIR भी कह सकते हैं। पूरा इसका नाम है द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। टैक्सेशन के जो निजाम है उसको कहते हैं इनलैंड रेवेन्यू। अच्छा फिर दूसरा, और प्रिस्क्राइब बाय FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा जो FBR ने प्रेस्क्राइब किया है उसके लिए आप 4 लोगों के नाम याद रखिएगा एग्जाम के लिए। टोटल है 13। कितने? 13, मगर आपके सिलेबस के अंदर 4 है। 4 के नाम याद रखिएगा। 4 कौन कौन से? 4 बिजनेसेस किताब में लिखे हुए हैं। एक है बैंक, एक है इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है एक्सपोर्टर ऑफ राइस, चौथे नंबर पे शुगर मैन्युफैक्चरर नहीं है। पहली बात है कि वो बनी होगी कंपनी, और फिर वो कंपनी क्या काम करती होगी? शुगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती होगी। क्या करती होगी? शुगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती होगी। सही है। अगर मैं शुगर का काम करता हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं शुगर का काम करता हूं, तो मैं स्पेशल में नहीं आऊंगा। मैं किसमें आऊंगा? मैं नॉर्मल में ही रहूंगा। स्पेशल में कौन आएगा? कंपनी होगी। कंपनी भी बाहर ऐसी होगी जो शुगर खुद मैन्युफैक्चर करती होगी। अगर वो शुगर खरीद के बेच देती है तो वो फिर स्पेशल में नहीं आएगी। कौन है? कंपनी है, और दूसरा शुगर मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा एक्सपोर्ट ऑफ राइस, कोई लिखा है कि कंपनी होगी, तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो, पार्टनरशिप भी हो, सब चलेंगे। और बैंक और इंश्योरेंस तो बहरहाल होती ही कंपनियां हैं, तो ये तो होंगी कंपनियां, ये कोई भी हो सकता है, और ये हमेशा कंपनी हो। मगर कंपनी के साथ साथ आपने ये चीज को भी ध्यान रखना है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। शुगर ट्रेडिंग अलाउ नहीं है स्पेशल के अंदर जाने के लिए। क्या है? शुगर मैन्युफैक्चरिंग। टोटल कितने हैं? नहीं 4, 13। आपने कितने याद रखने हैं? 4। इनके लिए, दोनों के लिए कौन सा गारंट है? 31 दिसंबर बोल दो इनका, 31 दिसंबर, और आखिरी वाले के लिए 30 अप्रैल। कंपनी जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल की हो तो भी चलेगा। आप शुरू कर लो, आप भी स्पेशल में हो। समझ आ गई बात? तो स्पेशल होना इस बाई से कि आपके लिए कागज जारी हुआ है। उस कागज का नाम है कमिश्नर का कागज जिसका नाम अप्रूवल से होगा, या बोर्ड का कागज जिसका नाम प्रिस्क्रिप्शन से होगा। ये स्पेशल होगा ना, जब कमिश्नर को अप्लाई करोगे
तो आपने 12 जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते वक्त है ना, लेकिन कि मुझे 31 दिसंबर चाहिए, 30 सितंबर चाहिए, उसकी रीजन अभी नीचे आ जाती है, क्यों ऐसा आप करोगे? चलिए आगे बढ़ो। अच्छा अब आइए, अब किताब पे वापस 41 में जो पहला पैराग्राफ है स्पेशल टैक्स ईयर का, उसमें ये बोला है कि स्पेशल टैक्स ईयर आपको इस वजह से मिलता है कि कमिश्नर ने आपको अलाउ किया हुआ है, 2 लाइनों में ऐसा ही लिखा हुआ है। अब वहां से एक सवाल पैदा होता है कि क्या कमिश्नर एक मरतबा मुझे अलाउ करे या बोर्ड की वजह से मैं स्पेशल टैक्स ईयर में हूँ, क्या नॉर्मल में मैं जा सकता हूँ? इस नॉर्मल से मैं स्पेशल में कमिश्नर से पूछ के आ रहा हूँ, बोर्ड मेरे बारे में अलाउंस कर देता है, तो क्या मैं स्पेशल में आऊँ तो वापस नॉर्मल में जा सकता हूँ? उसके लिए ये जो टेबल है इसके नीचे देखिए 2 लाइनों में लिखा हुआ है, A person using a special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use the normal tax year and commissioner may allow by an order to use the normal tax year. ये भी हो सकता है, आप स्पेशल से नॉर्मल में चले जाएंगे। अच्छा मगर ये कि कोई भी बंदा चाहे वो नॉर्मल से स्पेशल में आए या स्पेशल से नॉर्मल में आए, उसको कमिश्नर के पास जाके ये बोलना पड़ता है कि मेरे पास कंपेनिंग नीड है। लिखा हुआ है कंपेनिंग नीड, किताब में भी बोर्ड में लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। कंपेनिंग नीड का मतलब ये कि आप कमिश्नर को जाके ये नहीं बोलोगे कि यार मेरे सारे दोस्तों का जो है वो नॉर्मल है तो मेरा भी नॉर्मल कर दीजिए, या मेरे सामने दोस्तों का स्पेशल है तो मेरा भी स्पेशल कर दीजिए, या आप कहोगे कि मैं अपने आप को डिस्टिंग्विश जो है वो करना चाहता हूँ, मेरा कुछ काम जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह का भी है, यानी खाना खिलाना वाला हमारा जो है वो पेशा है। तो वहां पे बहुत सारे लोग, खासतौर पे लड़कियां, वो उल्टे हाथ से खा रही होती है, ठीक है, उल्टे हाथ से। अब मैं थोड़ा मुल्ला सा टाइप का आदमी हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई उल्टे हाथ से क्यों खाते हैं, ये तो बहुत बुरा है। अब आपकी जो है वो खैर आप लेफ्टी हो एक अलग बात है, मगर एक अदरवाइज तो उल्टे हाथ से खाना बहुत बुरी बात है। तो उल्टे हाथ से तो जो है वो उसमें फिर शैतान की शमूलियत हो जाती है, तो आप क्यों खाते हैं? तो वो लड़कियां अक्सर वो बेहतर ये कहती हैं कि हम उल्टे हाथ से खाते हैं तो हम ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। वाकई ऐसा है, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा काम है ये कि जो लोग जो है वो उल्टे हाथ से खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, उनको सब लोग देख रहे होते हैं। शैतानी पहले तो जाते थे, शैतान इन्वॉल्व है, शैतान जाके करेगा ये उल्टे सीधे काम, किसी को देखना ये करना, ये शैतानी काम है ना। तो शैतान की पूरी ताकत डर जाती है, इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने मना किया है कि उल्टे हाथ में ना खाया करो, शैतान शामिल हो जाएगा। तो आपको खामा खामे लोग जो है वो देखना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों का काम ही ये होता है कि वो हमें लोग देखते रहे, तो वो क्या करेंगे, उल्टे हाथ से खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग हो जाए इसलिए हम उल्टे हाथ से खाते हैं, भाई तौबा करो यार, बहुत सारे दूसरे रास्ते भी होते हैं, यही क्या जरूरी है कि उल्टे हाथ से खाना चाहिए? तो बहुत लोग करते हैं ये, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, मतलब ये किसी जमाने में मेरे लिए सरप्राइज था कि ये ऐसा भी कभी होता होगा, मगर फिर नवाजी हो गए। तो इसी तरीके से अगर आप कमिश्नर के पास जाएं, यार ये तो नॉर्मल तो बहुत सारे लोगों का है, मैं थोड़ा सा स्पेशल करा के अपने आप को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, क्या बताइए, कंपेनी नीड बताइए। अच्छा कंपेनी नीड के ऊपर आपको एक और नोट बता रहा हूँ, क्या कंपेनी नीड आपको समझ में आ रही है, क्या बात बताएंगे कमिश्नर को, बेटा तो ये बताइए क्या कंपेनी नीड कमिश्नर को जाकर बताएं। कंपेनी नीड का मतलब समझ रहे हैं ना, मेरे ऊपर बहुत बोझ है इसलिए मुझे नॉर्मल कर दीजिए या मुझे स्पेशल कर दीजिए। बिल्कुल सही, इसको थोड़ा सा मैं और ये जो आपने कहा बिल्कुल सही था। एंड टू engaging in multiple business। आपने बुनेजा का नाम सुना है? बुनेजा क्या करता है? बुनेजा क्या करता है? बुनेजा गारमेंट बेचता है। आप लोग लड़कियां तो बुनेजा शतरंज यूज करती होगी ना, तो बुनेजा जो है वो फैब्रिक सेल करता है, बुनेजा गारमेंट सेल करता है, आपको ये मालूम है बुनेजा शॉल भी बनाता है। अच्छा जो मैंने 13 बिजनेस बताए स्पेशल टेक ईयर के, उनके अंदर एक बिजनेस जो है वो शॉल मैन्युफैक्चरिंग की है, शॉल मैन्युफैक्चरिंग, शॉल जो सर्दी में हम होते हैं। अच्छा शॉल मैन्युफैक्चरिंग का जो स्पेशल टेक ईयर है वो 31 मार्च है। अब उन्हें ऐसा कंफ्यूज था कि हम गारमेंट का काम करते हैं, गारमेंट तो स्पेशल नहीं आता, वो हम नॉर्मल में है।
और जो है वो हम ये जो शॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए तो स्पेशल टैक्स ईयर लिखा हुआ है। तो हम बुलेंजा एक में अपना इनकम टैक्स का रिटर्न एक फाइल करेंगे, हमारे ऑडिटेड अकाउंट एक बनते हैं, हिसाब किताब एक साथ बनता है, तो हम ये दो दो टैक्स ईयर कैसे चला सकते हैं, दो रिटर्न कैसे एक आदमी फाइल कर सकता है, तो कुछ रास्ता बताइए। हमने क्या किया, कमिश्नर को अप्रोच किया, तो कमिश्नर को अप्रोच करके हमने शॉल मैन्युफैक्चरिंग को भी नॉर्मल में लिया, कर सकते हैं। एंड हाउ डिड वी प्रेजेंट द मैटर टू द कमिश्नर, कि भाई कंपनी नीड है, हमने कमिश्नर के सामने यही मुद्दा रख दिया कि आप जो है वो ये बताइए कि भाई जो है वो हम दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हम खाली बिजनेस के लिए कंपनी को तोड़ दें, यानी कि एक कंपनी जो है वो शॉल बनाए और एक जो है वो गारमेंट बनाए, नहीं, हमारा बिजनेस जो है वो टेक्निक ये बोलता है कि हम इसी रिसोर्सेज के अंदर शॉल मैन्युफैक्चरिंग बना सकते हैं, आप हमें ये मजबूर नहीं कर सकते कि कंपनी को तोड़ दीजिए। एज अ रिजल्ट हम जो है वो कंपनी नीड आपके पास लेके आए। कमिश्नर ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि वो नॉर्मल को स्पेशल में लेके आ जाए, लेकर कर तो सकते हैं, मगर नॉर्मल के ऊपर हम 1973 से काम कर रहे हैं, और ये स्पेशल अभी अब जो है वो 2021 के अंदर शुरू कर रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं है कि नए वाले को हम नॉर्मल में लेके चले जाए, बजाय उसको नॉर्मल से स्पेशल में लाए। कमिश्नर ने कहा यस यू आर राइट, तो फिर क्या किया हमने, हमने ये किया कि स्पेशल को नॉर्मल में लेके चले गए, एंड दिस वाज प्रेजेंटेड एज कंपेयरिंग। तो ये N2 जो है वो आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल ऑफ कंपेयरिंग। कोई कंपनियों के नाम पाकिस्तान में आप जानते हैं, कोई भी कंपनी का नाम बोलिए। लकी सीमेंट का नाम जानते हैं, और इलेक्ट्रो का नाम जानते होंगे, यूनिलीवर का नाम जानते होंगे, जानते हैं यूनिलीवर का नाम। अच्छा, यूनिलीवर का गैरेज जो है वो 31 दिसंबर है, कौन सा 31 दिसंबर। अब ये 31 दिसंबर कैसे हो गया होगा, इन्होंने स्पेशल टैक्स ईयर के लिए कमिश्नर को अप्लाई किया था, तो कमिश्नर ने इनको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर दिया। इन्होंने क्या कंपेयरिंग नीड पेश की थी, इन्होंने कंपेयरिंग नीड पेश की थी वांट ऑफ कंसोलिडेशन। क्या कहा था, वांट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये मालूम है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इसका काम क्या होता है कि पूरी दुनिया में कंपनियों का जाल बिछा के बैठे होते हैं। यूनिलीवर आपको इंडिया में भी मिलेगी, यूनिलीवर आपको दुबई में भी मिलेगी, और इनकी जो सेंट्रल है वो यूके में है। कहाँ पे, यूके के अंदर। उसने पूरी दुनिया को जो है वो जाल की शक्ल में जो है वो अपने बिजनेस के अंदर जगह काम है ना। अब वो क्या करते हैं, जो यूनिलीवर यूके है वो, उनको आप लोग इंशाल्लाह अपनी अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, इनको कंसोलिडेशन करनी पड़ती है। कंसोलिडेशन को कहते हैं कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यकजा करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है ग्रुप ऑफ कंपनी का। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यकजा करेंगे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि सबका ईयर एंड कॉमन हो। अगर किसी का 30 सितंबर हो रहा है या किसी का 31 मार्च हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, वो नॉर्मली ईयर एंड को यकजा किया जाएगा होल्डिंग कंपनी के हवाले से, यूके में जो बैठी हुई है उसके हवाले से। यूके का ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है, क्या है 31 दिसंबर। तो इन्होंने कमिश्नर को बोला कि आप हमें इजाजत दीजिए कि यूनिलीवर पाकिस्तान का ईयर एंड भी हम 31 दिसंबर कर दें। तो उन्होंने कमिश्नर ने पूछा क्यों, इन्होंने कहा हम स्पेशल टैक्स ईयर की वजह लेके आपके पास आ रहे हैं कि कंपनी नीड है। कंपनी नीड क्या है, हम कंसोलिडेशन कैसे करेंगे, अकाउंट को मिलाना, यानी कि मुख्तलिफ कंपनियों के अकाउंट को मिलाना, इसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे आपने जो है वो बेसिकली अपनी जो है वो कंपेयरिंग नीड पेश की। बस दुनिया में पाकिस्तान में अगर कंपेयरिंग नीड पेश की जाती है टैक्स ईयर के हवाले से, तो बस ये दो ही चीज आती है, कोई तीसरी जो है वो आज तक हमारे सामने आई नहीं है। ये दो एग्जांपल आप याद रखिएगा जी। सर आपने कहा बॉन्ड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर सकते हैं, तो अगर यूनिलीवर यूके में जो है तो होल्डिंग कंपनी है, उसको 31 दिसंबर के लिए ऑल राउंड ग्लोब अप्लाई करना पड़ेगा कि हर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, या फिर सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी है? नहीं, असल में जो जैसे ज्यादा हो जाए ना, तो ज्यादा कहता है कि ये सारे मेरे कुंभ कहीं पे पेश करता है कि ये मेरे कुंभ आ रहे, तो वो पूरे कुंभे को अपने जैसे जो है वो सोच के अंदर उसको ड्रेसअप करके लेके आता है किसी के सामने भी। इसी तरीके से होल्डिंग कंपनी जो है वो दुनिया भर की कंपनियों को अपने रंग में लेके आए। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान को जो है वो अलग रंग में लेके आए और इंडिया को अलग रंग में लेके आए। कंसोलिडेशन जो IFRS 10 के तहत होता है, वो ऐसे ही होता है कि दुनिया भर की कंपनियां आपकी जो है वो 31 दिसंबर पे ही क्लोज करेंगे, तो कंसोलिडेशन हो करेगा, समझ गए।
तो अगर पाकिस्तान में आप 30 जून पे क्रॉस कर रहे होगे तो हाउ यू विल बी एबल टू ओन सम विद द होल्डिंग कंपनी, एज अ रिजल्ट आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा। तो बिजनेस की डिस्टर्बेंस को आप कंपेयरिंग नीड के तौर पे कमिश्नर को शो कीजिए, कमिश्नर आपको अलाउ कर देगा। डन। चलिए ये आपने जो पहले एग्जांपल की बुलंदा वाली, तो उसमें तो स्टॉल का बिजनेस था, थोड़ा सा उम्मीद बढ़ गई, लेकिन यूनिलीवर का क्या है, चारों में तो ऐसा बिजनेस यूनिलीवर का बिजनेस का मसला नहीं था, यूनिलीवर का अकाउंट को गिराने का मसला, इसकी वजह से काम है। इसने कमिश्नर ने तुम्हें ये कुछ भी नहीं बोला कि बिजनेस की वजह से ही हमेशा आओ, ये बोला है कि बस कंपेयरिंग नीड लेके आओ। तो वो जो रिस्पेक्टिव कंट्री में इसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो खाली वहाँ से कमिश्नर से बात नहीं, यहाँ पे कमिश्नर कौन बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि उनको चेंज कराने बैठ जाए, हम अपने आप को उनके जैसा करेंगे, है ना। मैं हर महीने दुबई जाता हूँ। अच्छा, मैं जब जाता हूँ ना दुबई में, तो वहां पे जो फ्लाइट होती है वो सारे के सारे लोग जो है वो इस तरीके से ड्रेसअप हुए हुए होते हैं जो दुबई का रंग है। पाकिस्तानी ड्रेस वहां पे कोई नहीं होता, ना लड़कियां वहां पे शलवार कमीज और ट्राउजर में होती हैं, ना लड़कियां होते हैं, सब वो जो है वो जीन्स में होते हैं, खाली मैं जो है शलवार कमीज में जा रहा हूँ। तो बहरहाल वहाँ पे सारे लोग उसके तरीके से होते हैं। तो मुझे जो है वो बहरहाल अक्सर वो वेस्टर्न, अब मेरा तो बहुत देर तक वहाँ पे जाना हो जाए तो अक्सर वेस्टर्न मुझे लोग कहते हैं कि भाई आप जो है वो उसके हिसाब से क्यों नहीं हो रहे, तो मैं कहता हूँ मुझे कोई बॉन्ड ऑफ कॉन्फोर्मेशन नहीं है, मुझे उनके साथ मिलना नहीं है, तो मैं ऐसा रहता हूँ। अब यूनिलीवर या भारत दूसरी जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं, दे कैन नॉट कंपेयर द होल्डिंग कंपनी। हम दुबई को ऐसा नहीं कह सकते कि आप हमारी तरीके से कपड़े पहनेंगे, हमें ही उनके तरीके से पहनना पड़ता है, ऐसा ही है ना, जो भी है वजह है कि मगर आपको मालूम है ना। तो इसी तरीके से आप यूनिलीवर यूके को नहीं बोलेंगे या उसके कमिश्नर को नहीं बोलेंगे कि आप हमारी तरह हो जाइए। हमने पाकिस्तानी कंपनी जब बनाई तो हमने ये देखा कि क्या हम जो है वो कोई स्पेशल बिजनेस में फॉल करते हैं जिसमें स्पेशल टेक्नियर हो। नहीं, यूनिलीवर तो आइसक्रीम बनाती है, एफएमसीजी डिटर्जेंट साबुन ये बनाती है, इसका तो कोई स्पेशल टेक्नियर बनता नहीं था। मगर इनकी होल्डिंग कंपनी से इनको इंस्ट्रक्शन आई कि आप 31 दिसंबर तक क्लोज कीजिए। वो कहने लगे कैसे 31 दिसंबर तक क्लोज करेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई जो है वो होल्डिंग कंपनी ने इनको बताया कि कमिश्नर को जाके बोलिए कि आपको 31 दिसंबर अलाउ करें, और उस पर क्या शो कीजिएगा, कंपेनिंग नीड। कंपेनिंग नीड क्या होगी, होल्डिंग कंपनी कह रही है, क्या कह रही है कि कंसोलिडेशन कैसे होगा, समझ गए। चलिए बस ये निपटा देते हैं। A person using special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use the normal tax year, and the commissioner may by his order allow him to use the normal tax year. The commissioner shall grant permission only if the person has shown a compelling need to use special tax year or normal tax year as the case may be, and the permission shall be subject to such condition if any as the commissioner may impose. A change of tax year from normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal in his opinion it is no longer feasible. No longer feasible को आप underline कर लीजिएगा जिसके पास में किताब हो, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. अगर आपने कमिश्नर को बोला कि मैं मुख्तलिफ बिजनेस में एंगेज हूँ, आपने ये बोला कि मुझे कंसोलिडेशन करना है, कमिश्नर आपको अगर अलाउ करेगा भी तो आपके ऊपर वॉच रखेगा। अगर बाद में कमिश्नर ये देखता है कि आपने तो मुझे झूठ बोला था, ये किया भी नहीं आपने जो बातें कर रहे थे जिसकी वजह से आपने परमिशन ली थी, तो हम आपकी परमिशन को विड्रॉ भी कर देंगे, मगर विड्रॉ करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका क्या, सफाई का मौका देंगे। अगर हमारी आपके बारे में राय कायम होती है कि यू वर टेलिंग लाइज टू अस, और बिकॉज ऑफ द रीजन कि शायद आपने झूठ तो नहीं बोला था, मगर जो आपकी सोच थी वो वर्केबल नहीं थी, एज अ रिजल्ट जो है वो हम आपकी परमिशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, in order of the commissioner for change of the tax year shall take effect from such date being the first day of the special tax year or normal tax year as the case may be as specified in the order. जब आपको अप्रूवल मिलती है कमिश्नर की कि भाई स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर लीजिए या नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर लीजिए, वो हमेशा पहले दिन से अप्लाई होगी। A person dissatisfied with the order may file a review application. Review application को अगेन अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अगर कमिश्नर ने आपको अप्रूवल नहीं दी या फिर है कि कमिश्नर ने अप्रूवल दी थी मगर वो अप्रूवल को विड्रॉ कर लिया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। इस शिकायत का नाम है रिव्यू एप्लीकेशन। और रिव्यू एप्लीकेशन आप कहाँ पे जमा करोगे, बोर्ड के पास जाकर जमा करोगे। बोर्ड कौन है, एफबीआर। Against the decision of the commissioner at the time of granting permission for a special tax year or withdrawal of the same, and the decision by the board on such application shall be final. तो बोर्ड का जो भी इसके ऊपर फैसला होगा वो क्या हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। अच्छा, बोर्ड का फैसला फाइनल हो जाएगा, इसका मतलब क्या,
बोर्ड का फैसला होगा फाइनल, इसका मतलब ये है कि जो कमिश्नर ने कहा है अगर बोर्ड जो फैसला करता है वो फाइनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो है वो बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाके कहीं पे भी चैलेंज ना कीजिएगा। बोर्ड ने अपने पावर को यहाँ पे फुल प्रूव कर दिया है कि कोई इसको मजीद दिला नहीं सकता। यानी पाकिस्तान में निजाम है ना कि भाई एक इदारे के ऊपर दूसरा इदारा, दूसरे के ऊपर तीसरा इदारा, तो बोर्ड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर वहां पे जाके इसको अपील वगैरह करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, बोर्ड का जो डिसीजन था वो फाइनल होगा। कमिश्नर भी बोर्ड के डिसीजन को माने और जो है टैक्स पेयर भी बोर्ड के डिसीजन को माने। ये आप पूछ रहे हैं पहले कमिश्नर के पास जाके उसने चेंज करा देना है, चेंज कराने के ऊपर जो है वो कमिश्नर ने इसको रिजेक्ट किया, क्या किया, रिजेक्ट किया, मना कर दिया कि नहीं कर रहा, तो फिर क्या करने जाएगा ये एफबीआर के पास अपील करेगा। उस अपील का नाम है रिव्यू एप्लीकेशन। फिर एफबीआर ने जो भी फैसला दिया वो सब लोग मानेंगे, इसको फर्दर चैलेंज ना किया जाए। एक एग्जाम्पल ये हो गई। दूसरी एग्जाम्पल, आपने कमिश्नर से बात की, कमिश्नर ने एग्री कर लिया चेंज ऑफ टैक्स ईयर की बात, फिर थोड़े दिनों के बाद उसने अपनी अप्रूवल को विड्रॉ कर दिया। जब विड्रॉ कर दिया तो आप किसके पास जाओगे, सबसे पहले कमिश्नर के पास जाओगे, क्योंकि कमिश्नर ने कहा है कि विड्रॉवल की मैं प्रोसीडिंग करूंगा नहीं जब तक कि पहले आपसे बात ना करूं। लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है। फिर अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पे आपका काम नहीं चलता तो फिर आप जाइए कहां पे, बोर्ड के पास, और बोर्ड का जो फैसला होगा फिर मनो मन मानना पड़ेगा उसको, फिर आगे पीछे समझ गए। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। वन कुड बी सच कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आप चले जाइए डायरेक्ट कोर्ट के पास। दूसरी बात यह है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई थी मगर विड्रॉ हो रही है, पहले कमिश्नर से बात कीजिए, वहां पे दाल नहीं करती है तो फिर कोर्ट के पास आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा बस एक आखिरी मिनट हैंड ऑफ निकालिएगा। टैक्स ईयर, टैक्स ईयर एक ऐसा पीरियड होता है जो कि टैक्स अकाउंटिंग के लिए निकाला जाता है। टैक्स ईयर वो पीरियड होता है जिसके लिए टैक्स अकाउंटिंग की जाती है। यानी हमें इनकम टैक्स लॉ में क्या करना है, इनकम को कंप्यूट करना है। तो इनकम कंप्यूट करने के लिए पीरियड होना चाहिए ना, कहां से शुरू होगा कहां पे खत्म होगा, इस पीरियड को क्या कहते हैं, टैक्स ईयर कहते हैं। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 78 जिसको 74 नंबर सेक्शन से पढ़ा जाता है, 3 टाइप के टैक्स ईयर है। आज अल्लाह का शुक्र है हमने 2 निपटा दिए। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा बाय डिफॉल्ट 12 महीनों का होगा, जो जुलाई से शुरू होगा वो जून पे खत्म होगा, और इसको आप कैलेंडर ईयर के हवाले से पुकारते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो हमेशा जो है वो 12 महीनों का होगा, मगर ये कि जो है वो ये जुलाई से जून के अलावा होगा, और ये जो है वो कमिश्नर के अप्रूवल की बेस पे होता है या रिपील ऑर्डिनेंस की बेस पे होता है। रिपील ऑर्डिनेंस को कह दीजिए या एफबीआर की अप्रूवल से, एफबीआर की प्रेस्क्रिप्शन की बेस पे होता है, एक ही बात है। ये भी हमेशा 12 महीनों का होगा। फिर एक जो रेट दिया है जिसके अंदर हम इंशाल्लाह इसी टेबल के अंदर अगली क्लास में ऐड करेंगे, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। एक होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को यहाँ पे पढ़ने से पहले अगली क्लास में इसको इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे इस टेबल के अंदर भी, मगर अभी जो है आप मेरी बात जो है वो सुन के आ जाइएगा। अगर मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हुआ 30 जून 2023 में, आइंदा से मैं कंपेयरिंग नीड की बेस पे कमिश्नर से अप्रूव करवा देता हूँ कि मैं दिसंबर पे क्रॉस करूंगा, तो जो पहला दिसंबर होगा मेरी जिंदगी में वो होगा दिसंबर 2024। क्यों? दिसंबर 2023 नहीं हो सकता है। दिसंबर 2023 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके तो 6 महीने शुरू के ऑलरेडी पिछले में कवर हो चुके हैं। तो पहला जो है वो कौन सा होगा मेरा, दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 पहला साल होगा। मगर एक बात अभी हमने कितना में भी पढ़ी है कि स्पेशल टैक्स ईयर के हमेशा 12 महीनों का ही होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो दिसंबर 2024 में खत्म हो रहे हैं, तो शुरू का होगा 1 जनवरी 2000 आपकी बोलिए तो आपने पैसा था, आप बोलोगे ना 1 जनवरी से, तो फिर 6 महीने कहाँ रहेंगे? आपने बोला ना 18 महीनों का अकाउंटिंग, तो 6 महीने रह गए ना, तो कहाँ चले जाएंगे? उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अगर आप मिसाल के तौर पे सऊदी एयरलाइन से जाएं उम्रा करने, हज करने, तो सऊदी एयरलाइन जो है वो पहले रियाद एयरपोर्ट पे उतरती है सऊदी अरब में।
डायरेक्ट मदीना मक्का आपको नहीं लेके जाती और रियाद पे उतरती है। तो रियाद पे 3 घंटे के लिए खड़ी हो जाएगी, वहां पे एयरपोर्ट पे आप उतरना है, कुछ अपने आप को फ्रेश करना है, तो आप उतर जाएंगे और वहां पे वो आपको कहते हैं आप ट्रांजिट पे। ट्रांजिट का क्या मतलब, सफर में बस थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे स्टे करना है, यहाँ पे रह नहीं जाइएगा, बस आपको वापस जाना है। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी ये होता है कि जिंदगी में एक दफा कभी कभी आता है, और वो इस दफा इसके लिए आया है कि उनकी तरीके से कोई एतराज ना करे कि 18 महीनों की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, अकाउंटिंग तो 12 महीनों की होगी, मगर इनके दरमियान ये 6 महीने जो नजर आ जाए, इसको एक अलग टैक्स ईयर के नाम से फ्रेम कर दीजिएगा, जिसका नाम क्या होगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फिर से एग्जाम्पल, 30 जून 2023 पे पहला साल खत्म हुआ, आइंदा से 31 दिसंबर पे जाना है, तो पहला 31 दिसंबर 2023 तो हो नहीं सकता, कौन सा होगा, 2024। शुरू हुआ है 1 जनवरी 2024 से, तो 6 महीने बीच के रह गए, 18 महीने का अकाउंटिंग नहीं होगी, वो 6 महीने का बीच का अर्थात ट्रांजिशनल के नाम से शो होगा, और उसका नाम होगा TTY। क्या होगा, TTY। जरा हैंड आउट है, बैलेंस शीट 6 महीने की बनेगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी 6 महीने का बनेगा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, आप जब इंशाल्लाह कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे ना, तो कॉर्पोरेट लॉ में बाकायदा इसके ऊपर जो तरकीब मौजूद है कि 6 महीने का कैसे बनाना चाहिए। तो बार बार हम तो यहाँ पे कंपनी लॉ तो नहीं पढ़ेंगे, टैक्स के लिए बता रहा हूँ, तो टैक्स के लिए 18 महीनों की अकाउंटिंग नहीं होगी, 6 महीने की होगी। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, टैक्स ईयर एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब स्पेशल से नॉर्मल। जैसे इंटरवेनिंग पीरियड, ये दरमियानी अरसा होता है, इंटरवेनिंग का मतलब दरमियानी अरसा, बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर एंड स्टार्ट ऑफ द चेंज टैक्स ईयर, और ये हमेशा 12 महीनों से कम अरसे का होगा। ये कभी 6 महीने का होगा, कभी 9 महीने का होगा, मगर कभी भी 12 महीने का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके एग्जाम्पल क्या है इंशाल्लाह अगली क्लास में, मगर आज की क्लास में 2 टैक्स ईयर पूरे लेके जाने, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट, स्पेशल देखा हुआ होगा कहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एटीआर में, कमीशन के अप्रूवल में। ट्रांजिशनल ओकेजनल है, कभी कभी आएगा। स्विचिंग के ऊपर, स्विचिंग क्या, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, और ये हमेशा 12 महीनों से कम का होगा। इंशाल्लाह सेक्शन नंबर 2 है, वो डेफिनेशन का है, सुनिए करिए। 74 नंबर सेक्शन में टैक्स ईयर की पूरी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 जो है वो इनकम टैक्स लॉ में डेफिनेशन का पूरा सेक्शन है, उसमें सारी डेफिनेशन है, मगर जहां पे डेफिनेशन की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो वो कहते हैं कि भाई 74 में जाके देख लो, 68 में देख लो। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में जब हम डेफिनेशन देखते हैं टैक्स ईयर की, तो वो कहता है कि 74 में जाके देखो। तो सेक्शन 2 में खाली उसका एक रेफरेंस नजर आ रहा है, ताकि जो है वो हमें एक जगह पे डेफिनेशन मिल जाए, इसलिए उन्होंने सेक्शन 2 में इसका तस्करा किया हुआ है, मगर असल डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, 74 में। ये 1.5 पेज की डेफिनेशन है, तो इसलिए इसको उन्होंने सेक्शन 2 में नहीं डाला। समझ गए, चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास ये ले लीजिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा बुक अरेंज कर ले, वरना आपको उसके लोग ही है सॉफ्ट कॉपी में।